बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हमारा ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्स का सेशन नंबर 16 है। तो हम वेरी क्विकली ज़रा स्टार्ट में देख लें कि हमने अब तक क्या चीज़ें डिस्कस की हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा काइंडली कंफर्म कर दीजिए मेरी आवाज़ क्लियर है, देन हम फिर कंटिन्यू करें इसको। जी सर, आवाज क्लियर है। जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, सेशन जो वन है हमारा, उसमें हमने जो टॉपिक डिस्कस किए थे उसमें इलस्ट्रेटर को इंस्टॉल करना, देन उसका इंटरफेस, बेसिक शेप्स, फिल एंड स्ट्रोक, यानी उसके जो बेसिक्स कैसे हमने फिल करना होता है शेप्स को, कैसे हमने उस पर स्ट्रोक अप्लाई करनी है। देन फिर हमने इसके साथ ही डिस्कस किया था सिलेक्शन टूल को, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को डिटेल में। और उसके बाद आगे फर्दर अगर हम देखें तो ग्रुपिंग है और अनग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स है। इसमें इसके साथ कुछ प्रैक्टिस भी की थी हमने, और बाद में मैंने इंस्टॉल करना सिखाया था। आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। फिर हमने डिटेल में पेन टूल को देखा था सेशन नंबर 2 में। तो पेन टूल के जितने भी इसके फंक्शंस हैं वो यहाँ पे मैंने इसको इनको लिस्ट किया। तो ये सारे फंक्शंस हमने डिटेल में देखे थे कि हम किस तरह से पेन टूल को यूज़ करते हुए इसको अप्लाई कर सकते हैं। देन फिर लोगो ट्रेसिंग क्या होती है, हम किस तरह से लोगो ट्रेस करके हम उनको क्रिएटिव वे में हम यूज़ कर सकते हैं पेन टूल को। और एक गेम थी जिसके थ्रू हम पेन टूल की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, बेजियर डॉट मेथड डॉट ए सी। इसके साथ ही सेशन 3 है, उसमें हमने जॉइंट एंड एवरेज, ऑफसेट पाथ और पाथ फाइंडर, उसके अलावा शेप बिल्डर टूल और प्रैक्टिस कुछ की थी हमने। देन सेशन 4, इसमें स्ट्रोक और उसकी सेटिंग्स थी, अलाइन पैनल, रोटेट टूल, और ये 3 टूल हमने सेशन 4 में सीखे। देन फिर हमने सेशन 5 में स्केल टूल, शेयर टूल, रीशेप टूल, फ्री ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म पैनल एंड ट्रांसफॉर्म ईच, उसके अलावा प्रैक्टिस की रिस्ट वॉच की। सेशन 6 कलर स्वाचीज, पैटर्न स्वाचीज। सेशन 7 में ब्लेंड टूल था, कस्टम वर्क स्पेसिस, ग्रेडियंट्स और उसके अलावा मैश टूल था। और सेशन 8 में हमने सीखा था टाइप टूल, एरिया टाइप टूल, टाइप ऑन अ पाथ। तो ये सारे टूल हमने सेशन नंबर 8 में सीखे थे, जो कि टेक्स्ट से रिलेटेड थे। और कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट थे हमने टाइपोग्राफी के वाले से उनको भी क्लियर किया कि टाइप फेसिस क्या होती हैं, फ़ॉन्ट्स के जो वेट होते हैं वो क्या होते हैं, कर्निंग, ट्रैकिंग, फ़ॉन्ट सिलेक्शन, आपने डिज़ाइन के लिए फ़ॉन्ट सिलेक्शन किस तरह से करनी है, इसके ऊपर हमने डिटेल में बात की थी। और फ़ॉन्ट की आपने पेयरिंग कैसे करनी है। सेशन नंबर 8 तक हमने इलिस्ट्रेटर को पढ़ा था, और इलिस्ट्रेटर की यहीं से हम आगे कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमने इसको छोड़ा था। देन फिर दरमियान में हमने फ़ोटोशॉप सीखना शुरू किया था। तो वेरी क्विकली हम एक नज़र लगा लेंगे हमने फ़ोटोशॉप में क्या चीज़ें डिस्कस की हैं। इसमें हमने अंडर इसका इंटरफेस, वर्क स्पेसिस और प्लेस, इमेज प्लेसमेंट, न्यू प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है, सेलेक्टिंग, जूमिंग, मूविंग अराउंड द प्रोजेक्ट, लेयर्स, पैनल, स्टैकिंग, लेयर्स को हमने किस तरह से अरेंज करना होता है, स्टैकिंग उनकी किस तरह से, कॉपी, डिलीट, मर्जिंग, या हम कैसे हम कर सकते हैं। उसके अलावा अलाइन टूल से, और आर्टबोर्ड टूल भी मौजूद है फोटोशॉप में, उसको भी थोड़ा सा देखा था। और देन सिलेक्शन टूल फोटोशॉप के, जिनमें ये कुछ नेम यहाँ पे मेंशन है, क्राप टूल, पर्सपेक्टिव क्राप टूल। देन सेशन 11 में ऑटो एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट लेयर्स और लेयर मास्क, कंटेंट अवेयर फील एंड मूव टूल, ब्रश टूल, उसके अलावा क्लोन स्टैम्प, हेलिंग एंड पैच टूल, रेजर टूल। तो ये सारे जो टूल्स है ये फोटोशॉप के हमने डिटेल में डिस्कस किए थे। और आगे नेक्स्ट आ जाता है सेशन 14, इसमें पेन टूल, क्लिपिंग मास्क। आज का जो हमारा टॉपिक है जो इलिस्ट्रेटर में है वो भी क्लिपिंग मास्क से ही रिलेटेड है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो वनिशिंग पॉइंट था, लेयर स्टाइल था। सेशन 15 में हमने ब्लेंड, डिफ, पपेट वाप और उसके अलावा हमने ये चीज़ डिस्कस की थी। अगर लेट्स सपोज आपको कोई मोकअप डिज़ाइन करना पड़ जाता है खुद से, कोई आपके पास, यानी आपको, आपने सर्च किया, आपको रेडीमेड यानी कि फ्री जो मोकअप होते हैं वो आपको नहीं मिले, और आपका क्लाइंट कह रहा है कि आप में एक, मेरी ये एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की इमेज सेंड कर दी, उसके ऊपर आपने उसको फिट करना है, तो आप किस तरह से फिर उसको रियलिस्टिक जो है वो कर सकते हैं डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हुए। तो इसके ऊपर हमने मोकअप डिज़ाइन के ऊपर थोड़ी सी इसमें बात की थी। देन आगे आ जाते हैं आज के जो लर्निंग आउटकम्स हैं उसमें उसी चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमने उसको छोड़ा था, टाइप टूल के आगे इलिस्ट्रेटर को। तो ड्रा इनसाइड है, क्लिपिंग मास्क, ओपेसिटी मास्क, ट्रांसपेरेंसी पैनल, अपीयरेंस पैनल, उसके अलावा लेयर्स पैनल। पाथ मेन्यू में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, इनको आज देखेंगे हम। और साथ ही हम देखेंगे कि आर्टबोर्ड टूल और उसकी सेटिंग्स हम कैसे कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को।
मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ इलस्ट्रेटर में, Just very quickly। अच्छा जी, ये इलस्ट्रेटर में हम पहुंच चुके हैं। तो इलस्ट्रेटर के हवाले से शुरू में हमने अब एक चीज़ डिस्कस की थी कि हम जो ट्रेनिंग हम कर रहे हैं, हम इसका जो पैनल है वो एसेंशियल क्लासिक के ऊपर करेंगे, और रीसेट एसेंशियल क्लासिक्स कर लीजिएगा अगर आपको इस तरह का इन्वायरमेंट ना मिले। फॉर एग्जांपल यहाँ से चीज़ें आपको कुछ रिमूव हुई मिलती हैं, या यहाँ से टूल बार ही आपकी गायब होती है। मैं इसको ड्रैग करके यूँ क्लोज कर देता हूँ, तो कोई परेशानी की बात नहीं। आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ से जाके रीसेट एसेंशियल क्लासिक करना है, एवरीथिंग अपनी जगह पे प्लेस हो जाएगी जहाँ पे वो पहले थी। और ये जो प्रॉपर्टीज़ का पैनल है, मैं यूजुअली इसको यहाँ पे ओपन ही रखता हूँ। इससे क्या होता है कि हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है, काफ़ी यूज़फुल टूल जो हमारे पास यहाँ पे पहले से ही मौजूद होते हैं। जैसा कि यहाँ पे रूलर है, अगर हमें रूलर चाहिए हो, शॉर्टकट की तो इसकी वजह से है Ctrl+R, आप इसकी वजह से भी इनको ला सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे है, अगर हम बात करें, अच्छा ये देखें, जब ये आपके पास सिलेक्शन टूल सिलेक्टेड होता है देन ये प्रॉपर्टीज़ आती हैं। इसके अलावा ग्रिड ऑन करना है, यहाँ से कर लें। उसके अलावा ये आपने दूसरे व्यू में जाना है, यानी ट्रांसपेरेंसी ग्रिड में जाना है, तब भी ये जा सकते हैं। गाइड्स को आप लॉक कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, स्मार्ट गाइड्स ऑन कर सकते हैं, यानी काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। पर देखें, जैसे ही मैं कोई टूल चेंज करता हूँ, मैं इसके डायरेक्ट सिलेक्शन पे ऊपर आता हूँ, तो देखें फ़ौरन से क्या हुआ कि प्रॉपर्टीज़ यहाँ से चेंज हो गई। सिमिलरली इस पे चले जाएं, और कुछ की सेम है, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ की टोटली डिफरेंट है। टेक्स्ट की बारी आई तो टेक्स्ट के लिए देखें, टेक्स्ट पैनल यहाँ पे पेयर हो गया। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ड्रा इनसाइड के ऊपर। ये मैं टॉपिक यहाँ पे लिस्ट किए हैं, इनको मैं ज़रा साइड पे कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं इसको स्टार्ट करते हैं कि ड्रा इनसाइड बेसिकली है क्या। अच्छा, इसके लिए, इसको समझने के लिए मैं सबसे पहले ये चीज़ करता हूँ कि यहाँ से मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ। इसका हम साइज रख लेते हैं, लेट्स सपोज मुझे किसी आर्ट एंड इलस्ट्रेशन है, चलिए मैं A4 ही ले लेता हूँ, बट मैं यहाँ पे इसको ले रहा हूँ लैंडस्केप मोड में, ठीक है। क्रिएट कर देते हैं, हमने इसको क्रिएट कर दिया। अच्छा, एक चीज़ हम इसमें देखते हैं कि जब हम फोटोशॉप में जाके कर रहे होते हैं कोई भी शेप ड्रा, तो फॉर एग्जाम्पल मैं सर्कल ड्रा करता हूँ, यहाँ पे मैंने शेप टूल लिया और शिफ्ट होल्ड करके मैंने ये सर्कल ड्रा किया। देखिए यहाँ पे पहले इसका कलर भी चेंज कर लें ताकि ये विजिबल हो जाए थोड़ा। देखिए मैंने इसको आर्टबोर्ड से थोड़ा नीचे की तरफ ड्रैग किया, तो क्या हुआ कि ये नीचे वाला जो पार्ट जो आर्टबोर्ड से बाहर है वो भी यहाँ पे दिख रहा है। बट के फोटोशॉप में क्या होता था कि जो शेप उस कैनवस के अंदर होती थी जस्ट वही दिख रही होती थी, बाकी जो था वो वहाँ से क्रॉप हो जाता था, यानी कि वो वहाँ पे क्लिप हो जाता था। तो यहाँ पे अगर हमें यही चीज़ इलस्ट्रेटर में करनी हो तो यहाँ पे हमारे पास एक फीचर अवेलेबल है ड्रा इनसाइड का। तो अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, हम क्या करते हैं, एक ले लेते हैं यहाँ से रेक्टेंगल, और इसको बिल्कुल आर्टबोर्ड के साइज़ की यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल हमने बना ली। इसको मैं लेट्स सपोज यहाँ से, चलें इसका कलर हम यही रहने देते हैं फिलहाल, बाद में देखते हैं। अब यहाँ से नीचे आ जाएं, बिल्कुल टूल बार में यहाँ पे आपको नीचे 3 बटन नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे जब मैं कर्सर लेके आता हूँ तो ये टूल टिप आती है ड्रा नॉर्मल। ड्रा नॉर्मल बेसिकली ये करता है कि जो हम ड्राइंग कर रहे होते हैं, जैसे हम इलस्ट्रेटर को बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं, ये वो वाला फीचर है। बट अगर हम देखें ड्रा बिहाइंड, ड्रा बिहाइंड को भी हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले आप ये देखें ड्रा इनसाइड, क्योंकि हमने फोटोशॉप में ये चीज़ सीखी हुई है तो इसको भी समझना बहुत ईजी होगा। तो जैसे ही मैं इस बटन को ऑन करता हूँ तो आप देखेंगे ये जो शेप है इसमें क्या है कि इसके साथ आपको ये डॉटेड लाइन में कुछ पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, एक बॉर्डर सा बना हुआ नज़र आ रहा है इसके कॉर्नर्स के ऊपर। अब क्या होगा कि अब अगर हम कोई भी शेप लेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं सर्कल ले रहा हूँ, कलर इसका चेंज कर लेते हैं यहाँ से, सॉरी इसका नहीं करना था हमने, मैं इसको डिसेलेक्ट कर रहा हूँ। चलिए उसका हो गया तो हम सर्कल का चेंज कर लेते हैं, लेट्स सपोज ये कलर। तो सर्कल अब हम ड्रा करेंगे, बट यहाँ से होगा क्या कि जितनी हम शेप्स यहाँ पे ड्रा करेंगी वो बिल्कुल उसी तरह फोटोशॉप की तरह ही ड्रा होंगी। ये देखें कि क्या हो रहा है कि वो एक तरह से वो वही कैनवस वाला रोल प्ले कर रहा है जो कि फोटोशॉप का था, कि इमेजेस जो है जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो इन साइड में ड्रा हो रहे हैं, और जो बाहर वाला एरिया वो क्या होता है, वो क्लिप हो जाता है। तो ये बड़ा यूज़फुल है अगर आपने डिज़ाइन को इसी तरह से देखना हो। एक चीज़ है,
मैं इसमें बताता चलूँगी, एक छोटी सी टिप है यहाँ पे मेरे ज़हन में भी आई है कि अगर आप डिज़ाइनिंग जब भी कर रहे होते हैं तो आपने अपने डिज़ाइन को खूबसूरत बनाने के लिए एक चीज़ करनी है कि अपने डिज़ाइन में हमेशा इल्यूजन क्रिएट किया करें। इल्यूजन बेसिकली क्या होती है कि इल्यूजन से आपका यानी कि इल्यूजन क्या आप यूँ कह लें कि आँखों का एक धोखा, कि आँखों का धोखा भी कह लें, या कि आप उसमें ह्यूमन ब्रेन को टारगेट कर रहे होते हैं कि वो कोई प्रोसेस करे किसी भी तरह का। एक इसमें मिसाल है कि फॉर एग्जांपल अगर लेट्स सपोज कि आपके अगर फॉर एग्जांपल आप कहीं जा रहे हो किसी ऐसी जगह पे, एक वीराने में जा रहे हो, जस्ट एक फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल है, तो आप क्या देखें कि थोड़ी देर में क्या हुआ कि एक जो शख्स है वो चलता हुआ आ रहा है, तो उसके सर नहीं है ऊपर से, यानी जस्ट वो उसका दाढ़ है और सर उसका नहीं है। वो चलता हुआ आया, आपके पास से गुजर के, आप बड़े उसको गौर से आपने देखा तो खौफजदा भी हुए, बट वो गुजर गया पास से। थोड़ी देर में क्या हुआ कि आपने देखा कि वो एक सर है जो कि उड़ता हुआ आ रहा है और उसके नीचे धड़ नहीं है। तो होगा क्या कि आप इसको कोई एक ड्रीम समझ लें या कुछ भी इसको कंसिडर कर लें, बट होगा ये कि आपका ब्रेन खुद ही प्रोसेस करेगा कि जो पहले मुझे वो धड़ नज़र आया था, अभी ये इसका यहाँ पे सर गुजर रहा है। तो आपका दिन जो ब्रेन है वो खुद ब खुद कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा उसके बीच में कि इसमें कुछ कनेक्शन है इसका इस बात का आपस में, क्योंकि वो चीज़ आपने देखी होती है। तो यही चीज़ जब आप डिज़ाइन में क्रिएट करते हैं ना, ग्राफिक डिज़ाइन में, तो आपका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाता है और उसकी अट्रैक्शन बढ़ जाती है। एक्सक्यूज मी। अच्छा, यही चीज़ हम यहाँ पे फर्दर अगर हम प्रोसेस करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं? अब देखिए, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक सर्कुलर शेप ले रहा हूँ और इसको क्या करता हूँ कि यहाँ से मैं कोई कलर लेट्स सपोज ये दे दिया, और सबसे पहले हम ये करते हैं कि अब इसको सेलेक्ट करके जो शेप हमने आर्टबोर्ड पे ड्रा किया है, हम आ जाएंगे ड्रा इनसाइड वाले मूड में। ड्रा इनसाइड वाले मूड पे आके मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सर्कल, और अब इसका कलर मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ से। एक सेकेंड, इसको पहले मुझे डीसेलेक्ट करना है यहाँ से, क्योंकि ये वाली शेप सिलेक्टेड है, अब ये डीसेलेक्ट हो गई यहाँ से। अब क्या करना है, यहाँ से शेप लेनी है और इसका कलर मैं ये रख लेता हूँ ताकि विजिबल हो। चलिए इसको हम ड्रा करते हैं इसके ऊपर। अब ड्रा करते वक्त मैं जब इसको यूँ ड्रा करूँगा, तो अगर तो फ़र्ज़ करें मैं इसको, यार देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि जब आप ड्रा कर देंगे कि तो ये आपकी वहीं पे ड्रा हो जाएगी। अब देखिए इसको जब मैं अंदर की तरफ लेके आता हूँ तो शेप पूरी की पूरी वहाँ पे अवेलेबल होती है, बट क्या होती है कि वहाँ से वो क्लिप हो जाती है। जस्ट मैं उसी के ऊपर बात कर रहा हूँ काशिफ। देखें अभी, देखें जब मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ ना, यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है, तो अभी ये एक डिज़ाइन लग तो रहा है कि ये कि हमने एक डिज़ाइन क्रिएट कर लिया, बट एक चीज़ यहाँ पे नोट करें। फॉर एग्जांपल मैं एक और काम करता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि इसी सर्कल को जो मैंने बनाया हुआ है, इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे रखता हूँ इस जगह पे, और थोड़ा सा मैं इसको साइज में कम कर देता हूँ, ठीक है। और एक मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसकी कॉपी जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है। कॉपी आप जानते हैं, आल्ट होल्ड करके आप ड्रैग करेंगे कॉपी आ जाएगी। अब होगा क्या कि मैं ये करूँगा कि जितना एरिया मेरा यहाँ से इस सर्कल का ये कट हुआ है, यहाँ से मैं इसको यहाँ से इस तरफ ला के यहाँ पे रख लूँगा, ठीक है। तो अभी मैं इसको देखें, जब मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ ना, तो ये चला जाता है आइसोलेशन मोड में। तो इसको हम आइसोलेशन मोड कहते हैं। आइसोलेशन मोड में हम आके इन ऑब्जेक्ट्स को इंडिविजुअली डील कर सकते हैं। तो एक तो ये आपके पास ऑप्शन है, और दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमारे पास पहला था, थोड़ा सा मैं इसको बैलेंस करूँगा यहाँ पे, ऑलमोस्ट यहाँ पे, ठीक है। डबल क्लिक किया, मैं इससे बाहर आ गया, ठीक। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि एक मैं आर्टबोर्ड और क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने आर्टबोर्ड टूल लिया। आर्टबोर्ड की कॉपी करने के लिए क्या तरीका होता है, आप सिंपली यहाँ से पहले जब आर्टबोर्ड टूल सेलेक्ट करेंगे, ये वाला टूल है, यहाँ पे आर्टबोर्ड टूल सेलेक्ट करेंगे तो इसके गिर्द ऐसे एक बाउंड्री से आ जाएगी।
इसके ऊपर यहाँ पे एक बटन है, ये है मूव कॉपी आर्टवर्क विद आर्टबोर्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको यूँ मूव करता हूँ और शिफ्ट होल्ड कर लेता हूँ तो इसके साथ ये मूव हो गया, साथ में आल्ट होल्ड कर लें तो ये इसकी कापी आ जाएगी। बट हुआ क्या कि जो कंटेंट आर्टबोर्ड के ऊपर पड़ा हुआ था वो पीछे का पीछे वहीं का वहीं है, और क्या हुआ है कि आर्टबोर्ड की जस्ट एक कापी जनरेट हो गई जो साथ में यहाँ पे पेस्ट हो गया। बट मैं ये चाह रहा हूँ कि आर्टबोर्ड की कापी जनरेट हो, बट जो उसके ऊपर आर्टवर्क पड़ा पड़ा हुआ है वो सारे का सारा भी कापी हो। तो उसके लिए आपने ये बटन ऑन करना होगा, ठीक है। इसको आप करेंगे क्लिक तो ये ऑन हो जाएगा। और अब मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस साइड पे मैं ये करूँगा कि ये वाली मैंने यहाँ पे डिलीट कर देनी है और इसको मैंने यहाँ पे ऐसे रख देना है, ठीक है। और हम आइसोलेशन मोड से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए दोनों ही डिज़ाइन है, दोनों में हमने ऑब्जेक्ट्स जो है वो यूज़ किए हैं, एक सर्कल है और एक रेक्टेंगल है। बट अगर मैं इसको देखता हूँ जब यहाँ पे, तो मुझे फ़ौरन से मेरे जहन में जो ख्याल आता है वो यही आता है कि मैं प्रोसेस करता हूँ कि शायद ये जो यहाँ से सर्कल कट हुआ है उसका हाफ पार्ट यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर इसको देखें तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका ब्रेन जो है वो इस डिज़ाइन को ज़्यादा अच्छा पसंद कर रहा होगा, परसीव कर रहा होगा कि ये जो डिज़ाइन है ये बहुत अच्छा है। बट ये जो डिज़ाइन है ये ऑर्डिनरी सा है और इसमें कोई इतनी कोई ख़ास बात नहीं है। तो यही चीज़ आपने ज़हन में रखनी है जब आप डिज़ाइनिंग कर रहे होंगे, आपने इनमें इल्यूजन क्रिएट करनी है। मैं जस्ट वेरी क्विकली आपको इल्यूजन के बारे में जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं आपको बता भी देता हूँ कि इल्यूजन होती क्या है बेसिकली। अच्छा, इसमें देखें यहाँ पे है इल्यूजन इन डिज़ाइन। ये हम ग्राफिक डिज़ाइन की बात कर लें, ठीक। तो चले ये थोड़ा एडवांस लेवल की इल्यूजन्स हैं, यानी कि अगर हम देखें तो ये फ्रंट पार्ट भी लग रहा है और साइड पार्ट भी लग रहा है ब्रेन। मैं जस्ट आपको जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ ना, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जब डिज़ाइन की है अपने एकेडमी के लिए, जब मैं आर्ट वर्क डिज़ाइन कर रहा होता हूँ तो मैं उसको उसी चीज़ को मैं क्या करता हूँ, यूज़ कर रहा होता हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ कहाँ पे ये चीज़ें मैंने यूज़ की हैं। चलिए इसमें आ जाते हैं। चलें ये रिसेंटली जो हमने बनाया था, इसमें देखें यहाँ पे लग तो नहीं रहा कि कोई इल्यूजन है, बट एक चीज़ है कि जब ये मैंने ये जो ग्रीन सा एक रिंग सा बनाया, तो ये क्या कर रहा है कि जब ये यहाँ से पास कर रहा है तो ये लैपटॉप के पास आके यहाँ से मैंने इसको यहाँ से मास्क कर दिया और फिर ये आगे से दोबारा से शुरू हो जाता है। तो ये भी क्या है कि डिज़ाइन में एक इल्यूजन है कि आपका जो ब्रेन है वो प्रोसेस करेगा कि ये जो रिंग है, ये जो रिबन आ रहा है, ये क्या है कि यहाँ से इसका ये यहाँ से पार्ट जो कटा हुआ है ये जुड़ा होना चाहिए था, आपका ब्रेन प्रोसेस में आ जाएगा। सिमिलरली ये हेड के पीछे से जब ये गुजर रहा है तो बेसिकली पीछे से गुजर तो नहीं रहा, हमने यही चीज़ की है ना कि ऊपर से इसको मास्क कर दिया ताकि ये नज़र ही इतना इतना आए। तो ये चीज़ें होती हैं जो आप डिज़ाइन में क्रिएट कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं और इसके बारे में बताता हूँ आपको। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, सोर्स फाइल। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको यूज़ ही किया था, सेम टेक्निक को मैंने यहाँ पे भी यूज़ किया था कि ये जो वेजिटेबल्स मैंने लिए हैं ये एक ही ऑब्जेक्ट है, बट मैंने यहाँ से इसको क्या किया कि जितना इसका एरिया यहाँ से मैंने कट किया उतना ही मैंने दूसरी जगह पे इसको यूज़ कर दिया। तो सेम ये टेक्निक मैंने काफ़ी सारे डिज़ाइन में अप्लाई की, तो इससे डिज़ाइन जो है वो बड़े अच्छे लगते हैं और अट्रैक्शन उसमें बढ़ जाती है। जैसा कि यहाँ पे देखें कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसको क्या किया कि यहाँ से जितना एरिया यहाँ से कट किया उतना ही साइड पे यूज़ किया। तो यही क्या है कि डिज़ाइन में इल्यूजन होती है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी सेम चीज़ यूज़ की गई है, ठीक है। तो डिज़ाइन जो है उसकी जो खूबसूरती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसमें अट्रैक्शन आ जाती है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखें जब भी डिज़ाइन कर रहे हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो आई होप कि आपको ड्रा इनसाइड का समझ आ गया होगा कि ड्रा इनसाइड जब आप किसी मूड, फॉर एग्जाम्पल मैं सब्जेक्ट को दोबारा सेलेक्ट करता हूँ
क्योंकि ऐसा इसमें एक चीज़ यहाँ पे एक मसला है, जब जब मैं ड्रा इनसाइड करता हूँ ना, तो यहाँ पे मसला ये है कि अब ये दोबारा से मैं उसको वापस उस मोड में नहीं लेके जा सकता। देखिए यहाँ पे बटन डिसेबल हो गया है। बट अगर मैं कोई और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसके ऊपर ये सर्कल रख लेता हूँ, तो फिर ये बटन यहाँ पे क्या है कि इनेबल्ड है। अब मैं इसके अंदर फिर से कोई चीज़ अगर ड्रा करना चाहता हूँ तो ये यहाँ पे देखें हो रही है। ठीक है, इसको मैं कलर चेंज करता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये देखें रेक्टेंगल मैंने बाद में ड्रा की तो उसके अंदर वो ड्रा हो रही है। बट क्या मसला है कि अगर मैं इसको यहाँ से इस मोड से एक बार बाहर आ जाता हूँ और दोबारा जाके इस शेप को सिलेक्ट करता हूँ, तो ये बटन यहाँ पे दोबारा से डिसेबल्ड है, ये दोबारा ऑन नहीं होगा। ये देखें यहाँ पे। ठीक है, ये एक मसला है। तो ड्राइंग साइड आपको समझ तो आ गया होगा कि किसमें इसको हमने कैसे करना है। इस काम को करने के लिए एक और बड़ा ही आसान तरीका है क्लिपिंग मास्क, जो कि हमने पीछे पीछे फोटोशॉप में भी सीखा हुआ है। क्लिपिंग मास्क बेसिकली क्या है उसके ऊपर हम बात करते हैं। क्लिपिंग मास्क में क्या है कि फॉर एग्जांपल मैंने एक ये स्क्वायर ले लिया, ठीक है, और इसके ऊपर ही मैं एक ले रहा हूँ यहाँ से सर्कल, और इसका कलर ले लेते हैं हम यहाँ से। अच्छा जी, इसमें सॉरी वो कॉल आ गई थी, स्टूडेंट्स की क्लास ज्वाइन नहीं हो रही थी तो उसने कॉल की थी। अच्छा देखें, इसमें क्या है कि हम एक सर्कल इसके ऊपर ड्रा कर लेते हैं, बिल्कुल इसके ऊपर यूं। तो अब है क्या है कि नीचे है इसके एक स्क्वायर और उसके ऊपर यहाँ पे है सर्कल। हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को इकट्ठा सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करें और यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास मेक क्लिपिंग मास्क। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये वही काम कर रहा है कि जो हमने पीछे देखा था क्लिपिंग मास्क जो ड्रा इन साइड में हो रहा था, कि ये देखें यहाँ पे ये क्या हुआ कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो क्लिप हो गया। सिमिलरली मैं इसको दोबारा करके आपको दिखाता हूँ। मैंने कंट्रोल जी किया, इसको अगर मैं ऊपर रख लेता हूँ इसके ऊपर, तो नीचे देखें स्केयर है, उसके लेकिन ऊपर सर यहाँ पे सर्कल है जी। अच्छा देखें, इसके नीचे स्केयर है, इसके ऊपर यहाँ पे सर्कल है। हम इसको यूं दोनों को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद हम इसके ऊपर राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क करते हैं। तो हुआ क्या कि नीचे वाला ऑब्जेक्ट जस्ट उतना ही दिख रहा है जितना कि ऊपर वाली शेप के एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ था। यानी क्या हुआ कि ऊपर वाली शेप ने नीचे वाली शेप को अपने अंदर क्लिप कर लिया। फोटोशॉप में जब हमने क्लिपिंग के बारे में, क्लिपिंग मास्क के बारे में सीखा था, वो क्या था कि जो शेप नीचे होती थी उसके ऊपर हम लाके कोई भी ऑब्जेक्ट रखते थे तो वो नीचे वाली शेप के अकॉर्डिंगली ऊपर वाली जो शेप है वो क्रॉप होके उसके अंदर क्लिप हो जाती थी। बट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, जो ऑब्जेक्ट क्लिप करेगा वो ऊपर होगा। इसको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए हम किसी इमेज के ऊपर करते हैं अप्लाई। मैं यहाँ से जस्ट कोई इमेज प्लेस कर लेता हूँ। लेट्स सपोज हम यहाँ पे ले लेते हैं ये इमेज हमने यहाँ पे प्लेस किया और यहाँ पे इसको एम्बेड कर लेते हैं। और देन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक शेप, तो शेप यहाँ पे लेके सर्कल ले लेते हैं। चलें हम क्या करते हैं, इस इमेज के ऊपर ड्रा करते हैं। अच्छा देखें, कोई इस पे ज़रूरी नहीं है कि आप जो ऊपर जो ऑब्जेक्ट ड्रा करेंगे उसका कलर रेड ही होना चाहिए या उसके ऊपर कोई स्ट्रोक अप्लाई होना चाहिए। इवन कि आप कलर को ऑफ भी कर दें
तो देखें ये शेप यहाँ पे मौजूद है बट वो नज़र नहीं आ रही क्योंकि फिल और स्ट्रोक इसमें नहीं है। ठीक है, मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करता हूँ तो फिर भी क्लिपिंग मास्क वर्क करेगा। मैं इसको दोनों को अब सिलेक्ट कर रहा हूँ, राइट क्लिक करके इसको मैं कर देता हूँ मेक क्लिपिंग मास्क। तो देखिए हुआ क्या कि जो ऑब्जेक्ट हमने नीचे रखा, यानी जो इमेज नीचे था वो ऊपर वाली शेप के अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्लिप हो गया। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, आपका ऑब्जेक्ट सर्कल होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, ये कोई इसमें नेसेसरी एलिमेंट नहीं है। अच्छा एक चीज़ और है कि अगर फॉर एग्जांपल आपका क्लिप यहाँ पे हो जाता है, आप वापस इसको रिलीज करना चाहते हैं तो राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप इसको रिलीज क्लिपिंग मास्क कर दें। ठीक है, तो अब क्या होंगे कि उस मोड से बाहर आ जाएंगे और दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग हो जाएंगे। दूसरा ये चीज़ मैं ये बता रहा था कि ज़रूरी नहीं कि आप सर्कल में करें, इसको स्क्वायर में करें। आप पेन टूल से कोई भी शेप बना लें। लेट्स सपोज यहाँ से मैं इसको क्लिक किया और एक यहाँ पे किया और एक मैंने यहाँ पे, और यूँ मैंने इसको ड्रैग करके इस तरफ, और देन मैंने इसको यहाँ पे कुछ इस तरह की कोई शेप बना ली। ठीक है, आर्ट की मदद से मैं हैंडल्स को भी एडजस्ट कर सकता हूँ। सॉरी ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। चलें इतना सा ये हमने शेप बना ली। ठीक है, मैं शेप के ऊपर कलर फिल कर लेता हूँ ताकि ये विजिबल हो कि हमने बनाया क्या बेसिकली। तो हमने ये एक रैंडम सी शेप बना ली और ये क्लोज शेप है। तो याद रहे कि जब भी आप क्लिपिंग करेंगे तो ये क्लोज शेप के ऊपर होगी, ओपन पाथ के ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। मैं इन दोनों को इकट्ठा सेलेक्ट कर रहा हूँ, राइट क्लिक करके मैं इसको कर रहा हूँ मेक क्लिपिंग मास्क। तो हुआ क्या कि वो जो नीचे इमेज था वो उसी शेप के अकॉर्डिंगली यहाँ पे एडजस्ट हो गया। तो अब इसको जब हम रिलीज करते हैं यहाँ से वापस, तो जो हमने ऊपर शेप रखी होती है वो क्या होती है कि उसमें अगर पहले देखो उसमें वाइट कलर था और ब्लैक उसमें स्ट्रोक था जब मैंने इसको क्लिप किया। बट अगर मैं इसको रिलीज करूंगा तो ये जो पाथ जो हमने ड्रा किया उसमें फिल और स्ट्रोक जो है बिल्कुल खत्म हो जाता है। मैं जैसे इसको सिलेक्ट करता हूँ तो देखें इसमें नहीं है। तो ये चीज़ अब ये है कि अगर आप दोबारा से किसी ऑब्जेक्ट को करेंगे रिलीज तो वो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, जस्ट एक पाथ बचेगा जो कि विद नो फिल और स्ट्रोक होगा। तो ये हमारे पास इस तरह से हम इसको क्लिपिंग को कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये ध्यान में आता है कि हम डिजाइनिंग के अंदर इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, क्या ऐसा तरीका है कि हम इसको यूज करें। इसके लिए मैं वापस आपको यहाँ पे लेके जाता हूँ। ये जो कुछ डिज़ाइन मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं तो इसमें से कुछ मैं कुछ सोर्स फाइल आपको खोल के दिखाता हूँ जिसमें ये चीज़ हमने अप्लाई की हुई है। AI फाइल्स, ये अच्छा ये इसमें नहीं था। एक्चुअली वो जो इमेज इसमें प्लेस किया हुआ है वो इसमें एम्बेडेड नहीं था। अच्छा यहाँ पे जो इसमें मैंने ये चीज़ यूज़ की है वो ये है कि इसमें ये बैकग्राउंड के तौर पे इमेज नीचे ही है, इसमें क्लिपिंग नहीं है। ठीक है, तो ये इसके थ्रू तो नहीं अंडरस्टैंड हो सकेगा। सोर्स फाइल्स अब बेसिकली मुझे ध्यान में नहीं आ रहा कि कौन सी वाली होगी। यस, यहाँ पे कुछ हम अंडरस्टैंड इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था जो कि अभी वो बैकग्राउंड से वो उसका पाथ जो है वो डिलीट हो गया हुआ है। ठीक है, अच्छा देखिए इसमें ये जो आपको साइड पे नजर आ रहा है ना, ये वाला जो बैकग्राउंड के ऊपर यहाँ पे ये बेसिकली क्लिप हुआ हुआ है इसमें। और अगर मैं इसको रिलीज करता हूँ यहाँ से तो ये देखें ये पूरा एक इमेज है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं चीज़ों को। मैं इसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फाइल प्लेस, यहाँ से हम कोई इमेज रख लेते हैं इसके ऊपर। PSD फाइल्स,
शिफ्ट होल्ड करके हम इसको रीसाइज करें तो ये बड़ी आसानी से हो जाती है। इसको भी इम्बेड कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो अब ये देखें यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, इसका फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। कंट्रोल टी करने से करेक्टर पैनल ओपन हो जाता है, इसमें आप इसमें फॉन्ट चेंज कर लें, क्योंकि जो फॉन्ट मैंने तब यूज़ किया था तो अभी वो फॉन्ट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है सिस्टम में, तो इसलिए ये एरर अपीयर हो रहा है। लेट्स सपोज हम ये ले लेते हैं। अच्छा, तो ये यहाँ पे एक डिज़ाइन है। तो अब इसमें क्या है कि ये जो हमारे पास यहाँ पे नज़र आ रहा है ये वाला, ये वो इमेज है जो कि क्लिप हुआ है। तो अगर हम इसको वैसे यूज़ करते हैं तो ये हम बैकग्राउंड के तौर पे तो इसको यूज़ कर सकते थे, बट क्लिपिंग से ये फ़ायदा होगा कि हम इसको बाद में एडजस्ट भी कर सकते हैं जैसे भी करना चाहें। फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ, मुझे लगा कि ये इमेज को थोड़ा सा रीसाइज होना चाहिए, यानी मुझे ये वाला एरिया इसका दिखाना है यहाँ से मज़ीद। तो ये देखें टोटली एडजस्टेबल है, बाद में इमेज को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखें यहाँ पे ये एडजस्टेबल है। तो आई होप कि आपको क्लिपिंग मास्क का जो यूज़ है वो समझ आ गया होगा, और इसको बड़े ही आप क्रिएटिवली यूज़ कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के अंदर। क्लिपिंग मास्क सर जी, इसके कॉर्नर है, अगर इसके स्मूथ करने हो, मिसाल के तौर पर ये जो कॉर्नर इसके सही नहीं मतलब दिख रहे हैं, किस चीज़ के कॉर्नर? मतलब जिसको किया है, इसका नाम क्या है जो आपने किया है? ये इमेज को ये मिसाल के तौर पर वेजिटेबल की पिक साइड पे लगी हुई है ना, जी जी, मैं कह रहा हूँ कि इसको मतलब स्मूथ थोड़ा करना हो, ये जो ऐसी इसकी नुकरें हैं ये वाज़िया लग रही हैं। अच्छा अच्छा। तो ये नहीं देखें वो उसके लिए आप ये कह रहे हैं कि ये थोड़ा सा वो ऐसा लगे कि वो ब्लेंड होता हुआ है ना, यानी कि थोड़ा जी सा। जी, ब्लेंड होता हुआ। हाँ, उसके जी लिए हम आज की क्लास में हमारा अगला टॉपिक वही, हम ओपेसिटी मास्क सीखने लगे हैं, ठीक है। तो ओपेसिटी मास्क जो है वो इससे डिफरेंट है। क्लिपिंग मास्क आप जब भी अप्लाई करेंगे आपका जो रिजल्ट है वो शार्प ही आएगा, वो बिल्कुल भी आपको स्मूथ रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है। उसको मैं भी आपको अप्लाई भी करके दिखाता हूँ कि जो चीज़ आप कह रहे हैं वो क्या है बेसिकली। देखिए मैं यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल एक इमेज प्लेस कर लेता हूँ, यहाँ से हम यहाँ से ले लेते हैं एक इमेज। ठीक है, हम यहाँ से इसको एम्बेड कर लेते हैं इमेज को, और इसको हम कर लेते हैं यहाँ से यूँ इस तरह, ठीक है। अच्छा देखें इसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल मैं एक ज़हन में मेरे जो ख्याल आ रहा था कि आप भी है शायद ये सोच रहे हो कि ऐसा शायद पॉसिबल है। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ले लिया यूँ, ठीक है, एक शेप ले लिया, इसके ऊपर मैं ग्रेडियंट अप्लाई कर देता हूँ। ग्रेडियंट से क्या होता है कि उस तरह से शायद वो आपको लगे कि इफेक्ट आएगा, ये बड़ा स्मूथ है इस तरह से सारा। बट जैसे ही मैं इनको सिलेक्ट करके अब मैं दो चीज़ें करूँगा, इकट्ठी करूँगा, आप दोनों इसको ज़रा गौर कीजिएगा ज़रा। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे साइड पे, एक बार हम इसके ऊपर क्लिपिंग मास्क अप्लाई करेंगे और एक बार हम इसके ऊपर ओपेसिटी मास्क अप्लाई करेंगे। दोनों का रिजल्ट जो है वो आपने देखना है फिर क्या होता है। इसको मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके कर रहा हूँ मेक क्लिपिंग मास्क। देखिए ऊपर ग्रेडियंट ही है, बट क्लिपिंग मास्क क्या करता है वो पाथ को फॉलो करता है। पाथ के ऊपर आपकी शेप के अंदर कोई कलर फिल है नहीं है, ग्रेडियंट अप्लाई हुआ है, कुछ भी हुआ है, उसने बिल्कुल वो शार्प वहाँ पे उसको क्रॉप कर देना। बट अगर हम यहाँ पे आ जाएं इस तरफ और अब ओपेसिटी मास्क को अप्लाई करना सीखें तो वो कैसे हैं। आपने यहाँ पे जाना है ट्रांसपेरेंसी के पैनल में, आपको बिल्कुल साथ यहाँ पे नज़र आ जाएगा। तो अगर इसको मैं यहाँ से क्लोज कर दूँ, अगर आपको ना मिले तो विंडो, और देन नीचे आ जाए यहाँ से ट्रांसपेरेंसी पैनल, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे वापस ला के प्लेस कर देते हैं जहाँ से हमने इसको रिमूव किया था, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या करना है, दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मेक मास्क कर देना है। तो अब देखें यहाँ पे मैं इसको लेके आता हूँ आर्टबोर्ड के ऊपर, दोनों के रिजल्ट में क्या डिफरेंस है। ये देखिए ये क्या हो रहा है कि बड़ा स्मूथली यहाँ से इस तरफ ब्लेंड होता हो यहाँ पे अपीयर हो रहा है। तो इन इधर से वो लाइट है, आगे जाके उसके जो कलर है वो डार्कनेस हो रही है। तो ओपेसिटी मास्क बेसिकली ऐसे ही वर्क करता है। मैं इसको वापस अगर रिलीज कर दूं यहाँ से, और ये शेप में यहाँ से हटा देता हूँ, इसको हम यहाँ से ले रहे हैं रेक्टेंगल। ऐसे बंदा यस, क्लिपिंग मास्क बना अगर इस्तेमाल कर ले, मिसाल के तौर पर
ओपेसिटी मास्क भी अपनी जगह ठीक है, पर इससे इस्तेमाल करके बंदा उसको जो कॉर्नर है उसको थोड़ा ब्लर कर ले तो वो भी बेस्ट है ना। नहीं देखें, जो आप बात करें ना, जो ब्लरिंग की, उसमें ब्लरिंग जब आप अप्लाई करेंगे ना, वो पूरे इमेज पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ब्लरिंग पूरी इमेज पे अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि फोटोशॉप में हम इमेजेस को जो है वो उसमें मास्किंग करके उसके बाद ब्रश की मदद से हम अलग से उसको ब्लर कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर आप ब्लर का इफेक्ट अप्लाई करेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ये इमेज सेलेक्ट करता हूँ और इफेक्ट में जाके यहाँ पे हम कर लेते हैं ब्लर, और गाशियन ब्लर चलें यूज करते हैं, प्रीव्यू ऑन करते हैं। देखिए इमेज पूरे का पूरा ब्लर हो जाएगा, देखिए जितना हम इसको करेंगे। आप इसको ऐसा नहीं कर सकते कि आप उसको एक थोड़े से पार्ट को उसके ब्लर कर सकें, ठीक है। तो इसके लिए ओपेसिटी मास्क ही बेस्ट है कि आप उसके थ्रू अगर किसी चीज को पूरा नहीं दिखाना चाह रहे, आप उसको ब्लेंड कर लें, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, अभी मैं दोबारा से इसके ऊपर एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ ताकि आप ओपेसिटी मास्क को जरा समझ सकें। देखिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल है इसमें कलर फिल कर देता हूँ, यहाँ से आके टोटली ब्लैक, ठीक है। टोटली ब्लैक फिल किया, और अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से और कर देता हूँ मेक मास्क। देखें अब यहाँ पे आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। इट मीन्स कि जब जो मास्क ओपेसिटी मास्क जब अप्लाई होगा तो इसके ऊपर ब्लैक कलर जहाँ जहाँ पे होगा वो नज़र नहीं आएगा। बिल्कुल फोटोशॉप की मास्किंग यहाँ पे आपको याद आ रही होगी। मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ वापस। अब की बार मैं इसको क्या करता हूँ, इसमें फिल कर देता हूँ वाइट, ठीक है। तो वाइट फिल कर दिया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक इमेज इसके नीचे है और ये ऊपर एक वाइट रेक्टेंगल है, ठीक है। तो मैं जैसे इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ तो मेक मास्क, ठीक है। तो देखिए पूरे का पूरा इमेज आपको दिख गया, इसमें कोई चीज़ ब्लर नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। एक चीज़ और नोट कीजिए कि मैं इसको जब यहाँ पे छोटा करके यहाँ पे करता हूँ मेक मास्क, तो ओपेसिटी मास्क बेसिकली यहाँ पे दो काम कर रहा होता है। ओपेसिटी मास्क ये क्लिपिंग भी कर रहा होता है और उसकी ओपेसिटी भी डाउन कर रहा होता है। मैं थोड़ा सा दोबारा से आपको इस चीज़ को समझाने के लिए, इस रेक्टेंगल को अब मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं पार्शियली ब्लैक कर देता हूँ और पार्शियली इसको मैं व्हाइट रखता हूँ। कैसे करेंगे ये चीज़, हम ग्रेडियंट से कर सकते हैं। तो ग्रेडियंट आपने ब्लैक एंड व्हाइट ही यूज करना है। आप इसकी वैल्यू यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, जितना आप इसको रिमूव करना चाहें, जितना आप इसको शो करना चाहें। तो अभी मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ दोनों को, और इधर आ जाते हैं हम अपने ट्रांसपेरेंसी के पैनल में, और यहाँ से हम करते हैं मेक मास्क। तो देखिए दो चीज़ें हुई, एक तो जहाँ पे जो ब्लैक एरिया था, अब यहाँ पे देख लें मास्क के अंदर ये मास्क है और ये यहाँ पे इमेज है। तो मास्क के अंदर रहते हुए अगर आप देखें तो यहाँ पे जो डार्कर एरिया था वो ब्लर हो गया। ब्लर तो नहीं हुआ, बट उसकी जो कलर इंटेंसिटी है वो लो हो गई। बट जो वाइट एरिया था, जो कि ब्राइट एरिया था, वहाँ पे क्या हो रहा है कि वो कलर आपको सही से नज़र आ रहा है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि ओपेसिटी मास्क बेसिकली कैसे काम कर रहा है। दूसरा ये चीज़ कर रहा है कि ये इसको क्लिप भी कर रहा है। मैं आपको यहाँ पे साथ एक बटन दिखा रहा हूँ। मैं अगर इसको ऑफ कर देता हूँ तो ये जस्ट उतने एरिया में ओपेसिटी अप्लाई करेगा जितना उसका शेप है, बट ये क्लिप नहीं करेगा अपने अंदर, यानी ऑब्जेक्ट अपने अंदर इमेज को क्लिप नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं इसको अगर यहाँ पे मास्क के ऊपर रहते हुए अगर इसको रीसाइज करता हूँ, देखें यहाँ पे तो ये रीसाइजेबल है, और इसको जैसे भी आप इसको एडजस्ट करना चाहें आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अगर इमेज को सिलेक्ट कर लें तो आपका इमेज भी नीचे देखें रीसाइजेबल है। बट यहाँ पे एक मसला है कि जब मैं इमेज को रीसाइज करता हूँ तो साथ ही मास्क भी उसके रीसाइज हो रहा है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे इमेज और मास्क के दरमियान में ये एक चेन है जिसको हम कहने की ये लिंक्ड है, यानी कि लॉक हुई हुई है। जब मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँ ये ऑफ हो जाए, तो फिर अगर आप इमेज को रीसाइज करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे इमेज तो साइज में बड़ा हो रहा है, बट मास्क अपनी जगह पे स्टेबल है, वो अपना साइज कम ज़्यादा नहीं कर रहा। तो अगर हम इसको लॉक कर देते हैं तो देन ये दोनों चीज़ें इकट्ठी मूव होगी, ठीक है। तो इसी तरह से हम मास्क को बाद में सिलेक्ट करके, यहाँ से मास्क हमने सेलेक्ट किया, ग्रेडियंट पे आके हम इस मास्क को बाद में भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको रिवर्स कर दूं तो इसका जैसे जैसे जितना एरिया हम इसका डार्कर करेंगे वहां से ओपेसिटी इसकी डाउन होगी, ठीक है। अब ये फॉर एग्जाम्पल ये मैंने इसको यहाँ पे कर दिया और इसको इधर ले आए, ठीक है। जितना एरिया डार्कर होगा वो दिखेगा नहीं, ठीक। तो एक चीज़ तो ये होगी। दूसरा ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि नहीं ये बहुत ज़्यादा इस पर अप्लाई हो रहा है, तो आप इसकी यहाँ से ओपेसिटी भी डाउन कर सकते हैं। मैं इसको जीरो कर दूं तो देखें कोई भी इस पर इफेक्ट नहीं है, यानी इसको जीरो कर दिया तो बिल्कुल देखें कोई इफेक्ट नहीं है। और इसको हम यहाँ से जितना बढ़ाते जाएंगे उतना ही इसमें
इसको हम अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। देन आ जाता है यहाँ पे इन्वर्ट, मास्क का आ जाता है। इन्वर्ट में वही काम कर रहा होता है जो हम पहले देख के आए थे, कि जो ब्लैक एरिया है वो शिफ्ट हो जाता है वाइट की जगह पे, और वाइट वाला ब्लैक को रिप्लेस कर लेता है। तो इस तरह से आप मास्क को इन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो ये हमारा इसका ये यूज़ है। इसकी भी कुछ मैं आपको एप्लीकेशन दिखाता हूँ कि मैंने इसको कैसे अप्लाई किया हुआ है अपने डिज़ाइन के अंदर। जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये चीज़ है कि ये मैंने जो आपको यहाँ पे नीचे दिखा रहा हूँ कि इसमें ये हो रहा है कि मैं इमेज जो है उसको यहाँ पे ब्लर किया हुआ है। ब्लरिंग कह लें या उसकी इंटेंसिटी कलर की डाउन है। बट आई थिंक ये वो चीज़ नहीं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने कुछ और तरीके से किया है। इसमें मैंने इस पे ग्रेडियंट अप्लाई किया है इसके ऊपर। तो ग्रेडियंट इस तरह से है कि अगर मैं इसको आपको दिखा सकूँ ये कैसे अप्लाई होगा, क्योंकि जो मैं वहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ वो जस्ट उस इमेज को ब्लर कर रहा है, उसमें जो बैकग्राउंड कलर होगा वो दिखाएगा। मैं थोड़ा सा आपको वापस उस पर लेके जाता हूँ कि जब हम दोबारा से इस इमेज के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो एक तो मैं इसको क्लिप कर लेता हूँ यहाँ से, ये क्लिप हो जाएगा, ये किसी यहाँ से आ जाएगा, और इसको मैं ओपेसिटी 100% कर देता हूँ। ठीक है, मास्क को यहाँ से हम थोड़ा सा इस तरफ को शिफ्ट करते हैं ताकि ज़्यादा एरिया जो है वो पीछे से गायब हो जाए। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से इसका साइज चलें थोड़ा सा हम कम कर लें। ये मास्क का साइज कम हो रहा है, मुझे ट्रांसपेरेंसी के पैनल में जाके यहाँ से, ठीक है, इसको आई थिंक मैं यहाँ ऊपर रखता हूँ जहाँ पे ये होता है। ठीक है, यहाँ से हम इसको इमेज पे ऊपर आके फिर इसको हम रिसाइज करेंगे ताकि मास्क जो है इसके साथ कनेक्टेड रहे। ठीक है, एक हम शेप ले रहे हैं यहाँ से, इसको शेप को यहाँ पे मैंने ड्रा कर दिया तोरे इसकी बैकग्राउंड, बट ये फ्रंट पे आ रहा है। इसको क्या तरीका है, आप कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करके आपने प्रेस करना है ब्रैकेट को, यानी कौन सी ब्रैकेट, जो कि स्क्वायर ब्रैकेट है ओपनिंग, उसको प्रेस करना है आपने, लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट को। तो ये बैकग्राउंड पे चला गया। इसका कलर मैं यहाँ से चेंज कर रहा हूँ, ग्रेडियंट अप्लाई हुआ, मैं इसको कोई कलर दे देता हूँ। तो ये देखें ये क्या हो रहा है कि बैकग्राउंड के ऊपर मैं ब्लैक रखता हूँ तो उस इमेज की जो ओपेसिटी ऊपर वाले इमेज का डाउन, उसकी डाउन हुई है, ये देखें। तो बैकग्राउंड से ब्लैक अपीयर हो रहा है, उसके अंदर जो भी कलर बैकग्राउंड पे होगा वो यहाँ पे जाहिर होगा। सिमिलरली मैं अगर इसके ऊपर कोई और कलर अप्लाई कर देता हूँ, येलो, तो ये देखें बैकग्राउंड से येलो अपीयर हो रहा है। यानी जितनी उसकी ओपेसिटी डाउन हुई है, विजिबल हो गया ना, यानी हम उसके क्रॉस नीचे की तरफ देख पा रहे हैं कि नीचे क्या कलर है। जितनी इंटेंसिटी उसकी डाउन हुई है वो दूसरा कलर नीचे से नजर आ रहा है। ठीक है, ये डिफरेंट चीज़ है। वो जो मैंने अभी जो इमेज मैंने ओपन किया ना, ये कुछ और चीज़ अप्लाई हुई है, वो ये है क्योंकि ये कलर है ना, इसके ऊपर कलर ऊपर की तरफ है, नीचे नहीं है इसके। एक तरीका तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं, आप बैकग्राउंड कलर यहाँ से रख लें नीचे की तरफ। ये दोनों तरह से पॉसिबल है जो मैं चीज़ आपको दिखाने लगा हूँ। एक तो ये है कि आप इसमें एक बैकग्राउंड कलर ले लें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं उसी तरह का कलर लेके आपको दिखाता हूँ। लेट्स सपोज ये कलर है, और इस इमेज को हम क्या करते हैं, फिट कर लेते हैं अपने आर्टबोर्ड के मुताबिक। ठीक है, यहाँ से यूँ नहीं जी, इसको भी कर लिया, और इसको भी हम यहाँ से इसके मुताबिक एडजस्ट कर लेते हैं। ऐसे ही मैं क्लिपिंग वाला एरिया एडजस्ट करूँगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होगी कि अगर हम ग्रेडियंट को यहाँ से थोड़ा सा इस तरफ लें, तो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि नीचे से जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ से इसको फील होता हुआ ऊपर की तरफ आ रहा है। यहाँ से इंटेंसिटी इसकी हाई हो रही है इमेज की। तो इसको मैं ग्रेडियंट टूल से यहाँ से इसको यूँ इस तरफ को कर देता हूँ। ठीक है, नीचे से ऊपर की जाने शिफ्ट प्रेस कर लीजिएंगे ताकि ये ग्रेडियंट आपका सीधा स्ट्रेट वे में लगे। ठीक है, और मज़ीद इसको अगर मैं आगे की तरफ बढ़ाता हूँ तो ये आ जाता है। दूसरा यहाँ पे ये है कि इसकी ओपेसिटी 100% है, इसकी भी 0% 100% है। ठीक है, ये चीज़ भी हम इन कलर्स को अलग से भी कंट्रोल कर सकते हैं, इसको 100% 0% भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं इसको देख लूँगी फुली, ये ब्लैक है, यस ये ब्लैक कलर है।
अब एक चीज तो यहाँ से यूं हो गई, इसको नीचे कर लेते हैं थोड़ा, तो अब आप देखेंगे नीचे से वो बड़ा स्मूथली ऊपर की तरफ कलर अपीयर हो रहा है। यूं इसके साथ फिट कर लेते हैं, ठीक है। इसके ऊपर अगर मैं क्लिपिंग मास्क भी अप्लाई करना चाहूँ तो भी कर सकता हूँ, कि मैं चाहता हूँ कि ये पूरे आर्टबोर्ड के ऊपर ही जस्ट इमेज रहे। सेलेक्ट करके आप करें मेक क्लिपिंग मास्क, ठीक है। तो ये मास्क के ऊपर एक मास्क अप्लाई हो गया, तो ये भी पॉसिबल है। तो ये चीज़ ऐसे भी अचीवेबल है। दूसरा ये जो वहाँ पे मैंने अप्लाई किया है वो क्या चीज़ है, वो इस तरह से था कि मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। चले मैं इसका लेयर पे जाके, एक्चुअली ये इसके अंदर ओपेसिटी मास्क इसके ऊपर अप्लाई हुआ है, जो कि मैंने ड्रा इनसाइड के तौर पे इसको लिया था। तो दूसरी फाइल पे जाके इसको हम करते हैं, फाइल और प्लेस, एक न्यू इमेज प्लेस कर लेते हैं। लेट्स गो ये वाला, इसको मैं आर्टबोर्ड पे नीचे की तरफ एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और इम्बेड हो गया। यहाँ पे इम्बेड करने के बाद इसको मैं ये करने लगा हूँ कि इसके ऊपर एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ, ठीक है। और इस रेक्टेंगल पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट की जो है उसको मैं ग्रेडियंट टूल से इस जानिब कर लेता हूँ, यूं ऊपर की तरफ। शिफ्ट की मदद से कीजिएगा ताकि ये सीधा स्ट्रेट वे में इस पर अप्लाई हो जाए, ठीक है। ये अप्लाई हो गया। अब मुझे जो भी इसके ऊपर कलर अप्लाई करना है मैं उसको बड़ी आसानी से यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डबल क्लिक करूँ, स्वाचेस में आके इसको मैं कर देता हूँ रेड, यहाँ चलें ब्लू ही कर लेते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे ऊपर वाला जो आपको ये नजर आ रहा है, ये ऊपर वाला एरिया जहाँ से ये ग्रेडियंट इधर है, इसकी यहाँ पे मैं ओपेसिटी 0 कर देता हूँ। तो देखें ओपेसिटी 0 होने से क्या हुआ कि नीचे से वहां से ग्रेडियंट विजिबल हो गया, ठीक है। इसको मैं अगर यहाँ से ड्रैग करके नीचे ला रहा हूँ, या इस स्लाइडर को, ये स्लाइडर आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ से भी आपके कंट्रोलेबल होते हैं, ठीक है। तो ये आपके अपने कंट्रोल में, आप कितना उसको रखना चाहते हैं। यहाँ से इस जानिब, तो इससे क्या फायदा हुआ कि आप इमेज के ऊपर वाली साइड पे इस तरह से आप उसको यूज कर सकते हैं डिफरेंट कलर्स को। तो कौन सा कलर आप उसके ऊपर ब्लेंड करना चाह रहे हैं, आप शो करना चाह रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड होगी कि हम ये चीज़ ग्रेडियंट की मदद से भी अप्लाई कर सकते हैं। बट ये देखिए एक रेक्टेंगल ऊपर अलग से है और नीचे एक इमेज अलग से है। जस्ट ओपेसिटी अगर आप इसकी डाउन कर लें तो देन हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ये है कि ट्रांसपेरेंसी के पैनल में एक चीज़ और है, जस्ट उसको हम डिस्कस कर लें फिर हम आगे। ऑलमोस्ट हमारा ट्रांसपेरेंसी का पैनल जो है वो यहाँ से डिस्कस हो गया। तो रेक्टेंगल टूल, इसके ऊपर मैं यहाँ से, यानी इस इमेज के ऊपर हम कुछ इसमें चीज़ें करेंगे। हम यहाँ से जा रहे हैं फिल कलर में और कोई कलर ले लेते हैं। जस्ट मैंने येलो सॉलिड कलर ले लिया इसके ऊपर, और यहाँ से आके हम क्या करते हैं, इसके ब्लेंडिंग मूड चेंज करेंगे। ब्लेंडिंग मूड हमने पीछे पड़े हुए हैं फोटोशॉप में भी, वो क्या होते हैं कि इसके ऊपर डिफरेंट तरह से कलर्स को बिहेव कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको डार्कन कर देता हूँ तो ये देखिए नीचे से जो ऊपर येलो कलर था वो नीचे किस तरह से इमेज के ऊपर कलर ग्रेडिंग कर रहा है। मल्टीप्लाई कर देंगे, कलर बर्न है, उसके अलावा लाइटन है, स्क्रीन है, उसके साथ ही कलर डॉज, ओवरले, सॉफ्ट लाइट, कलर डिफरेंस है, उसके अलावा एक्सक्लूजन है, ठीक है, सैचुरेशन है। अच्छा थोड़ा सा इन ब्लेंडिंग मूड के वाले से मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये बेसिकली करते काम कैसे करते हैं, ये ब्लेंडिंग मूड का एक्चुअली रोल क्या होता है। देखें इसमें, सॉरी ये पैनल थोड़ा सा पहले ले आए, यहाँ पे लाइटन है, ऑलमोस्ट ये डार्कन पे बेटर लग रहा था। तो अगर हम इसका कलर चेंज करेंगे, ऊपर वाला इस जो शेप है इसको हम चेंज करेंगे, तो ब्लेंडिंग मूड सेम ही हमने रखा हुआ है, हम डिफरेंट कलर्स की ग्रेडिंग इसके ऊपर कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो काम ये कैसे करता है ब्लेंडिंग मूड, ये ऐसे करता है कि ये जो नीचे वाला इमेज होता है उसका जो भी कलर वैल्यू होती है, उसके जो भी उसके जो डिफरेंट पिक्सल्स है उसकी जो भी वैल्यू कलर है, उसके अंदर ऊपर वाली जो लेयर है उसके कलर्स को उसके अंदर उसकी वैल्यू को ऐड कर देता है, यहाँ सब्ट्रैक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं आ जाऊँ, ये तो डार्कन डार्कन कर रहा है ना, नीचे अगर आप मैथमेटिकली इसको समझें
तो ये क्या करेगा, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उन वैल्यूज में जो ऊपर वाली लेयर के कलर इंटेंसिटीज की जो वैल्यूज हैं पिक्सेल्स की, उनको वो मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है, उसमें यानी कि उसको ज्यादा वो इन्हांस कर देगा। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें डिफरेंस करता हूँ ना, तो डिफरेंस क्या करता है कि ऊपर वाला जो कलर की लेयर है वो नीचे वाले कलर्स को माइनस कर देगा। माइनस करने से देखिए किस तरह का रिजल्ट आ रहा है, यानी कि उसने उसको अगर मैं कलर चेंज करता हूँ रिजल्ट चेंज होता जाएगा। ये देखिए क्योंकि डिफरेंट कलर जो है वो डिफरेंट तरह से बिहेव कर रहे होंगे नीचे वाले इमेज के ऊपर, इवन कि हम ग्रेडियंट अप्लाई कर दें। इसके साथ ही अगर हम कलर कर देते हैं तो कलर क्या करता है कि सारे वो कलर जो नीचे मौजूद होते हैं उन कलर्स को वो रिमूव करके ऊपर वाले कलर को उतनी ही इंटेंसिटी में डिफरेंट पिक्सेल्स के ऊपर अप्लाई कर देता है जितने के दूसरे कलर अप्लाई हुए होते हैं। सारे कलर ये रिप्लेस कर जाता है न्यू कलर से। येलो है, हम इसको कर देते हैं अगर ये, तो ये देखें एक सिंगल कलर से उसको रिप्लेस कर रहा है। तो आई होप कि आपको ये ब्लेंडिंग मोड आपने फोटोशॉप में भी यूज़ किए हैं और यहाँ पे भी उनका ऑलमोस्ट सेम रोल है, कुछ ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। तो इसको हम यहाँ पे अब क्लोज कर रहे हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है अपीयरेंस का पैनल, के अपीयरेंस के पैनल में हम क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे अच्छा अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं इन चीज़ों के हवाले से, ड्रा इनसाइड, क्लिपिंग मास्क, ओपेसिटी मास्क या ट्रांसपेरेंसी पैनल के हवाले से। अच्छा जी, अपीयरेंस का पैनल कहाँ पे मौजूद होता है और इसका क्या रोल होता है, हम इसको ज़रा देख लें। तो यहाँ पे है हमारे पास एक एलिप्स टूल। एलिप्स टूल को अगर हम यहाँ से फॉर एग्जांपल कोई एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं और इस सर्कल के ऊपर हमने जो चीज़ें अभी तक सीखी हुई हैं वो सीखा हुआ है फिल एंड स्ट्रोक, या हमने ग्रेडियंट अप्लाई करना सीखा हुआ है। तो फिल और स्ट्रोक यहाँ पे प्रॉपर्टीज के पैनल में भी मौजूद है, ऊपर भी है और यहाँ से भी हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। इवन कि हम कलर स्वाचेस में भी जाके ये चीज़ें हमने देखी हुई हैं कि हम कैसे इसके ऊपर कलर्स को अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंट तरह के इसमें रूल्स हैं। और दूसरा ये है कि हम इसमें स्ट्रोक अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आके हम इसको ये ब्लू कलर का स्ट्रोक देते हैं और स्ट्रोक की फिर हम वैल्यू यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं डिफरेंट तरह के सिनेरियोज में। और इसके अलावा हम इसके स्ट्रोक के अगर पैनल को ओपन करें इसमें डैश अप्लाई कर सकते हैं, यानी काफ़ी सारे हमारे पास इसमें फ्रीडम है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ से अगर हम ये प्रोफाइल इस पर अप्लाई कर दें तो ये देखें डिफरेंट तरह की ये स्ट्रोक्स यहाँ पे पेयर हो रही हैं, ठीक है। तो इसको मैं अगर यूनिफॉर्म कर देता हूँ अभी फिलहाल हम इसको यूँ कर देते हैं। तो ये चीज़ें जब अप्लाई कर देते हैं तो वहाँ पे रजिस्ट्रेटर में क्या होता है कि वहाँ पे हम जो भी इफेक्ट अप्लाई करते हैं या जो भी चीज़ कर रहे होते हैं वो लेयर्स की शक्ल में एक दूसरे के ऊपर स्टैक हो रही होती है। तो यहाँ पे जो लेयर्स का कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा डिफरेंट है कि यहाँ पे जस्ट ये देखें इस लेयर के ऊपर दो ऑब्जेक्ट हैं, एक जो मैंने ये टेक्स्ट रखा हुआ है और दूसरा ये यहाँ पे जो एलिप्स हमने भी ड्रा किया है। यानी एक इसमें मेन लेयर होती है, दूसरा इसमें दो सब लेयर्स हैं जो कि इसके एक मेन लेयर के इनसाइड में है। तो इसमें बेसिकली होता है कि वहाँ पे लेयर की जो एक ही जितना एरिया उसने ऑक्यूपाई किया था यहाँ पे ये, बट ये सब लेयर्स में यहाँ पे पेयर हो रहा होता है। वहाँ पे ये काम ग्रुपिंग की शक्ल में किया जाता है कि हम ऑब्जेक्ट्स को लेयर्स को ग्रुप कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अब इसमें अगर हम इसको गौर करें यहाँ पे, तो यहाँ पे साथ ही एक पैनल है अपीयरेंस का। अपीयरेंस का पैनल अगर आपको यहाँ से नज़र ना आए तो आपने सिंपली यहाँ से विंडो में जाके इसको यहाँ से इनेबल करना है, ठीक है। शिफ्ट प्लस F6 इसकी शॉर्टकट की है। तो जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ तो देखें यहाँ पे ये क्या करता है कि जो भी ऑब्जेक्ट हम सिलेक्ट करेंगे उसके ऊपर जो जो प्रॉपर्टीज अप्लाई हुई होंगी वो सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे ये दिखा रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप देखें तो इस पे क्या अप्लाई हुआ है, स्ट्रोक और फिल, दो चीजें अप्लाई हुई हैं।
स्ट्रोक की वैल्यू 10 है, उसके अलावा ये कलर है, साथ ही इसकी ओपेसिटी भी है कि कितना वो उसमें इंटेंसिटी उसकी कलर की कितनी है। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं ऑन करता हूँ तो वही जो पैनल हमने अभी ऊपर देखा ट्रांसपेरेंसी का पैनल यहाँ नीचे भी अपीयर हो रहा है। अगर मैं इसकी ओपेसिटी यहाँ से डाउन कर दूं तो देखें वो जो स्ट्रोक का कलर है उसकी इंटेंसिटी लेवल बिल्कुल मध्यम हो गया, यानी कि वो लाइट सा हो गया यहाँ पे। तो एक तो चीज़ ये यहाँ से इस तरह से है। दूसरा ये है कि अगर हम इसमें मल्टीपल इफेक्ट्स अप्लाई करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। यहाँ से फिल है, यहाँ से इसको हम चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसकी ओपेसिटी वापस करता हूँ, पहले ओपेसिटी, और इसको हम कर देते हैं 100%। जैसे हम लेयर्स को ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट ऊपर है उसको नीचे ला सकते हैं, नीचे वाले को ऊपर लेके जा सकते हैं। सिमिलरली हम इन स्टाइल्स को भी चेंज कर सकते हैं। अभी आपने इस सर्कल के ऊपर गौर करना है कि जो आपको स्ट्रोक नजर आ रही है, जो एक्चुअल पाथ है जो जिसने ये बाउंडिंग बॉक्स बनाया हुआ है, वो इस स्ट्रोक के बिल्कुल सेंटर से गुजर रहा है। ठीक है, इट मीन्स के स्ट्रोक जो है वो जो शेप है वो उसके, अगर फॉर एग्जाम्पल अभी फिलहाल मैं इसको ऑफ करके आपको दिखाता हूँ। इस स्ट्रोक को अगर ऑफ करना है तो ये आई जो इसका विजिबिलिटी का बटन है, इसको अगर मैं ऑफ कर देता हूँ, देखिए स्ट्रोक यहाँ पे ऑफ हो गई है। तो ये शेप यहाँ तक है और इसके अंदर फिल येलो कलर है। मैं इसको ऑन कर रहा हूँ वापस, ये देखिए ऑन होगी। बट अगर मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके इस जगह से साइड से इसको मैंने ड्रैग किया, इसको मैं ले आता हूँ नीचे की जानिब, ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखें क्या हुआ कि स्ट्रोक जो आपको दोनों तरफ फैला हुआ नजर आ रहा था, आउटर साइड पे भी और इनर साइड में भी, अब उसकी जो वैल्यू है वो कम होगी। हमने कोई वैल्यू चेंज नहीं की, पहले भी 10 पॉइंट्स था, अब भी 10 पॉइंट्स है। बट क्या हो रहा है कि फिल ऊपर आ गया और स्ट्रोक नीचे चला गया। तो इट मीन्स कि ये पूरा यहाँ पे एक फ्रीडम है, हम कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे इसको एडजस्ट करने के लिए। अगर हम इसको स्ट्रोक को अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से नीचे आपको यहाँ पे 3 बटन नजर आ रहे हैं, ये क्या शो करता है, ऐड न्यू स्ट्रोक, ऐड न्यू फिल, और ये क्या शो करता है, ऐड न्यू इफेक्ट। इसमें कुछ इफेक्ट्स हैं, इनको हम अभी बाद में देखते हैं। तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रोक और ऐड कर देता हूँ, देखिए एक और स्ट्रोक ऐड हो गई है। बट मैं इस स्ट्रोक को क्या करता हूँ, यहाँ से इसकी सेटिंग चेंज करके मैं इसको बना देता हूँ यहाँ पे डैश लाइन वाली। ठीक है, डैश लाइन में यहाँ पे अपीयर हो गई, और इसकी जो वैल्यू है हम वो थोड़ी सी जो कम कर देते हैं, या इवन के अगर आप इसकी वैल्यू को बढ़ा दें तो ये दोनों जाने भी यहाँ पे यूँ अपीयर हो जाएगी। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमने कर दी यहाँ पे 20 पॉइंट्स। ठीक है, और एक स्ट्रोक हम और ऐड कर लेते हैं। वो पहले तो हम इस स्ट्रोक को भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, इसका कलर चेंज कर लें, यहाँ से येलो है हम इसको रेड कर लें यहाँ कुछ इस तरह से। ठीक है, अब क्या करते हैं कि एक और स्ट्रोक ले लेते हैं यहाँ से, इस स्ट्रोक के ऊपर, इस स्ट्रोक को हमने सेलेक्ट किया और इसके ऊपर एक स्ट्रोक और ले लें। इस स्ट्रोक को मैं कलर फिल कर देता हूँ यहाँ पे, चलें इसका यही रहने देते हैं, मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ साइज में। ठीक है, तो जैसे मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ तो देखिए ये जो इसका जो फिल कलर है उससे ये नीचे है, ये वाली स्ट्रोक फिल से नीचे है। आपको यहाँ पे इसका आइडिया हो जाएगा कि इसलिए वो नीचे की जानिब दोनों स्ट्रोक एक ही तरह की इफेक्ट कर रही है। अगर इसको हम ऑफ भी करते हैं कोई फर्क नहीं, बट इसको ऑफ करने से आपको पता चलेगा कि ये चीज़ यहाँ पे इस तरह से है। पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें फिर ये इसके ऊपर वर्क करेगा। ठीक है, तो इसका कलर मैं डिफरेंट करता हूँ ताकि ये डिफरेंट तरह से नजर आए नीचे से। ये देखिए इसको हम चलें ग्रीन कर लेते हैं इन सब से डिफरेंट। तो अब स्टैकिंग देखें कैसी हुई हुई है कि नीचे सबसे पहले लेयर है ये ब्लू वाली, इसको मैं और नीचे ले जाता हूँ। पहले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें और फिर इसके ऊपर ये आपकी चेंजेस अप्लाई होंगी। अब देखें कितनी स्ट्रोक्स अप्लाई हो गई हैं। नीचे ग्रीन है, उसके ऊपर यहाँ पे ये ब्लू स्ट्रोक है, फिर कलर येलो फील्ड है, उसके ऊपर फिर ये यहाँ पे रेड स्ट्रोक है। तो आई होप कि आपको ये इसका ऑर्डर समझ आ गया होगा कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। अभी इसके लिए साथ ही कुछ हम कोई यूजफुल चीज़ बनाते हैं जिसमें हम कुछ डिफरेंट सेटिंग्स इसके अप्लाई करते हैं। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक सर्कल दोबारा से, इसको अभी फिलहाल मैं कर रहा हूँ यहाँ से डिफ़ॉल्ट पे। देखिए जैसे डिफ़ॉल्ट पे गया अपीयरेंस के पहले में सारा कुछ डिफ़ॉल्ट हो गया। अब हम इसके ऊपर फर्दर इसकी सेटिंग कुछ अप्लाई करते हैं। यहाँ से हम लेते हैं एक स्ट्रोक, या इसमें एक फिल ले लेते हैं। फिल में मैं अभी अप्लाई कर देता हूँ कोई ग्रेडियंट, लेट्स सपोज ये वाला, और इसको ग्रेडियंट के पैनल में जाके हम कर लेते हैं सर्कुलर। ठीक है, और इसको अगर हम थोड़ा सा रिवर्स कर लें, यस ये ऑलमोस्ट यहाँ तक ठीक है।
वापस आते हैं अपने अपीयरेंस के पैनल में और स्ट्रोक के ऊपर थोड़ी सी वर्किंग करेंगे। स्ट्रोक को मैं ये कर रहा हूँ कि इसकी एक तो मैं विड्थ बढ़ा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, और ये इसकी विड्थ बढ़ा दिया हमने। और इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, एक और स्ट्रोक मजीद ऐड करने के लिए इसको यहाँ से हम बटन प्रेस करेंगे, स्ट्रोक और ऐड होगी। ऊपर वाली स्ट्रोक को क्या कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा उसका साइज कम कर रहा हूँ, बट उसका कलर मैं डिफरेंट लूंगा ताकि वो नीचे से थोड़ा यूनिक दिखे। ये ब्लू आ गया और नीचे वाली स्ट्रोक का जो कलर है उसको हम कर देते हैं थोड़ा सा मजीद डिफरेंस। चलें ये ठीक है, इसको इसका साइज और बढ़ा देते हैं नीचे वाली का, ताकि ये इस तरह से यूं ऐसे नजर आए, ठीक है। तो इस तरह से पेयर हो गया। अब इसके साथ ही क्या करना है कि ये जो ऊपर वाला स्ट्रोक है इसको मैं ये कर रहा हूँ कि यहाँ पे इसके ऊपर डैश लाइन भी अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो ताकि ये इस तरह से ये डैश की शक्ल में पेयर हो। बाकी इसकी आप वैल्यू कम ज़्यादा करना चाहें आप इसको यूँ, आप जानते हैं कि आपने कैसे इसको अप्लाई करना है, ठीक है। और विड्थ को कम ज़्यादा करना चाहें वो भी कर सकते हैं। ऑलमोस्ट ये बहुत ज़्यादा गैप हो गया, थोड़ा कम कर लें, जस्ट ठीक है इतना। और एक चीज़ और करते हैं कि यहाँ से ये जो नीचे ग्रीन हमारे पास नज़र आ रही है इसके नीचे, बल्कि इसको हम चेंज कर लेते हैं। अब मैं इसको मज़ीद थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है, बड़ा करके इसका कलर भी चेंज कर देते हैं यहाँ से। अच्छा, कलर्स के बारे में मैंने आपको उसके कलर्स के उसमें बताया था कि आपने किस तरह से कलर लेने हैं, आप वही वे यूज़ कीजिएगा। यहाँ पे हम रैंडमली कोई कलर सिलेक्ट कर रहे हैं, बट प्रोफेशनल वे ये है कि आप कलर पैलेट उठाएं। वेबसाइट्स मैंने आपको बताई हुई हैं, वहाँ पे जाके आप कलर पैलेट्स लें, उनको आप यूज़ करें, तो उससे आपको बड़े अच्छे रिजल्ट मिलेंगे कलर्स के हवाले से। लेट्स सपोज ये है, चलें अभी ये कुछ बेटर लग रहा है, ठीक है। तो ये देखें ये क्या हुआ कि एक स्टाइल बन गया और इसके नीचे जो ये जो फिल कलर है इसके मैं ग्रेडियंट को भी थोड़ा एडजस्ट कर लूँ। तो ग्रेडियंट के पैनल में जाके हम इसको करते हैं थोड़ा सा स्मूथ, या इसके स्लाइडर काम कर देते हैं, स्लाइडर बहुत ज़्यादा है इसमें तो इस तरह का इफेक्ट आ रहा है। चलें ये इस तरह से हो गया, ठीक है। दूसरा मैं ये चीज़ कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने देखना कि ये जो स्ट्रोक है अपीयरेंस के पैनल में, ये जो नीचे वाला, नीचे सबसे पहले क्या फिल है, उसके ऊपर ये एक ब्लू स्ट्रोक है जो आपको साइडों से ये बॉर्डर बना हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो मैं ये कर रहा हूँ कि यहाँ पे इसको स्टाइल अप्लाई करता हूँ। स्टाइल में जाके हम इसको कर देते हैं स्टाइलाइज में जाके ड्रॉप शेडो, ठीक है। तो यहाँ से हम प्रीव्यू ऑन कर लेते हैं। तो देखिए प्रीव्यू ऑन करने से क्या हुआ कि ड्रॉप शेडो जस्ट उसी के ऊपर, यानी फिल नीचे है तो फिल के ऊपर देखें वो अपीयर हो रहा है शेडो, बट वो स्ट्रोक के नीचे है। तो इसको मैं यहाँ से इसका ऑफसेट जो है वो 0 कर रहा हूँ। ऑफसेट मतलब कि कितना वो सेंटर से एक्स एक्सिस यानी कि हॉरिजॉन्टली कितना वो आउट होगा, और कितना अगर वर्टिकली आप देखें तो आप इसको वाई एक्सिस के ऊपर देख सकते हैं, वाई ऑफसेट। इसको जैसे हमने 0 0 किया तो ये बिल्कुल सेंटर में अलाइन हो गया आपका शेडो। इसकी ब्लरिंग थोड़ी बढ़ा देते हैं यहाँ से, और इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ थोड़ा सा इस तरह से, ऑलमोस्ट ये ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पे हम इसकी ओपेसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ बढ़ा सकते हैं। इसका ऊपर ब्लेंडिंग मूड नॉर्मल रखना है आपने, किस तरह से वो उसके ऊपर नीचे वाली लेयर के साथ उसकी इंटरेक्शन होगी, अब इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ब्लर को मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, ऑलमोस्ट 1 हम रखते हैं, और ओपेसिटी हम थोड़ी बढ़ा देते हैं यहाँ से, ठीक है। थोड़ा सा इसको भी बढ़ा, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, चल ठीक है। इसके अलावा ये डार्कनेस है, इसके एक ऑप्शन है, और कलर आप कलर चेंज भी कर सकते हैं इसका, यहाँ से शेडो का आप कोई और कलर देना चाहें वो भी दे सकते हैं, ठीक है। बट अभी मैं इसके लिए ब्लैक ही रख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक। तो ये यहाँ पे इस तरह से अपीयर हो गया। अब अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो यहाँ पे शेडो है वो क्या हो कि वो बाहर की साइड पे बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, मैं इसको ये करता हूँ यहाँ से आके इसको चेंज करता हूँ इन साइड में चला जाए ताकि ये, ठीक है। यानी कि जो जो भी हमने इफेक्ट, ये पूरी की पूरी स्ट्रोक इन साइड में एक्चुअली चली गई है, ठीक है।
तो ये आउटसाइड पे आ गई और ये सेंटर लाइन है, ठीक है, इस तरह से ये अपीयर हो रहा है। अब इस चीज़ को फर्दर अगर हमने मजीद देखना हो तो ये इस तरह का एक स्टाइल बन गया। अब एक और यहाँ पे एक फीचर है ग्राफिक स्टाइल्स का। ये पैनल अगर आपको यहाँ से ना मिले, वही विंडो में जाके आप इसको ढूंढ के ला सकते हैं। ये ग्राफिक स्टाइल का पैनल यहाँ पे अवेलेबल है। मैं क्या करता हूँ, इस सारे स्टाइल को अभी सिलेक्ट कर लूँ, और दूसरा मैं आपको ये भी दिखा दूं कि ये ना तो ये कोई मल्टीपल शेप्स यहाँ पे अवेलेबल है, ना ही कोई डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, जस्ट ये सिंगल एक सर्कल है, उसके ऊपर ये हमने इतनी सारी सेटिंग्स अप्लाई की हैं। मैं कंट्रोल वाई करके आपको दिखाता हूँ। देखिए बैकग्राउंड में जस्ट एक सर्कल है, तो ये यहाँ पे इस तरह से अपीयर हो रहा है। मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे ड्रैग करके इस पैनल में ड्रॉप करूंगा ग्राफिक स्टाइल्स के, तो ये यहाँ पे ग्राफिक स्टाइल ऐड हो गया, ठीक है। मैं जैसे इसको डिलीट कर देता हूँ, ये डिलीट हो गया। अब अगर मैं कोई और भी शेप यहाँ पे ड्रा करूंगा, पहले मैं इसको डिफ़ॉल्ट पे कर दूं, ये डिफ़ॉल्ट कलर हो गया। हम ले लेते हैं रेक्टेंगल, ये हमने इसके स्क्वायर बना दिया, और यहाँ से आके हमने वही स्टाइल अप्लाई करेंगे। जस्ट एक क्लिक करेंगे तो देखेंगे उसके ऊपर भी अप्लाई हो गया। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसके ऊपर शेप्स के ऊपर अप्लाई करें, आप कोई भी पेंसिल टूल ले लें यहाँ से और जस्ट एक रफ पाथ बना दें और इसके ऊपर आके भी आप ये स्टाइल अप्लाई करें तो इधर भी हो जाएगा। फिल अगर फर्ज करें हमें नहीं चाहिए तो हम ऑफ कर देते हैं, तो ये देखें उसके ऊपर भी ये अप्लाई हो गया। बट अगर देखा जाए तो ये जस्ट एक लाइन है और कुछ भी नहीं है। तो इसकी मदद से आप बड़ा ही ज़बरदस्त इसके ऊपर इफेक्ट्स बना सकते हैं। और साथ ही अगर मैं इसको आके यहाँ से एक्सपैंड कर देता हूँ, तो एक्सपैंड करने से क्या होगा, मैं इसको फिर अनग्रुप करूँगा, तो देन फिर अगर आप देखें तो ये अलग हो गया। इसको फिर अनग्रुप करें, ठीक है, और ये आपकी स्ट्रोक अलग हो गई। फिर इसको अनग्रुप करें, बल्कि अभी ये जस्ट लास्ट पे वो स्ट्रोक आ गई जो कि बाद में थी, बल्कि ये आपका इफेक्ट भी अलग है यहाँ से, ठीक है। तो आपने देखा कि बेसिकली वो सारे जो भी हो रहे होते हैं, जब उसको एक्सपैंड कर लेते हैं तो वो सारी लेयर्स आप अलग अलग इसको देख सकते हैं। तो ये स्टाइल हमारा इस तरह से भी एडजस्ट बाद में भी किया जा सकता है। तो आई होप कि आपको अपीयरेंस के पैनल की अच्छे से समझ आ गई होगी। इसमें ये सारे इफेक्ट्स आप मल्टीपल इफेक्ट्स आप अप्लाई करेंगे स्ट्रोक्स के ऊपर और फिल्स के ऊपर, तो सारे इसमें आपको नज़र आ रहे होंगे। जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसी के रेलिवेंट यहाँ पे अपीयरेंस आपको नज़र आएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं, इसमें काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट हैं। लेट्स सपोज मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, तो जस्ट ये इमेज है, तो उसके हवाले से सेटिंग है इमेज की। जस्ट आप इसमें ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं और इसके ब्लेंडिंग मोड चेंज कर सकते हैं। बाकी आपके पास यहाँ पे और मज़ीद फंक्शनैलिटी नहीं है। बट अगर आप इसके ऊपर इसी में फर्दर चीज़ें ऐड करना चाहें, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ये स्ट्रोक ऐड कर देता हूँ, तो ये यहाँ पे आपको यूँ अगर मैं दिखा सकूं कि क्या ये अपीयर हो रही है यहाँ पे। अच्छा स्ट्रोक है इसमें, एक्चुअली इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इसका इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि ये एक इमेज है, इमेज के ऊपर नहीं आएगा। बट अगर मैं यहाँ पे कोई शेप ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये पीछे जो एक शेप है, मैं इसको अनग्रुप कर रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट जी से, टेक्स्ट को हम साइड पे करते हैं, ये शेप ले लेते हैं, तो इसके ऊपर स्ट्रोक के जो इफेक्ट्स हैं वो आपको नज़र आएंगे। मैं इसके ऊपर एक और स्ट्रोक ऐड कर देता हूँ, तो ये देखें इसके ऊपर आए नज़र आएगा यहाँ पे आपको। तो इसको आप यूँ यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट तरह के सिनेरियोज में। अब हम चलते हैं बाकी के जो टॉपिक्स हैं उनको भी देख लें कि और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमने आज डिस्कस करनी थी। इसके साथ ही हमारे पास है लेयर्स का पैनल। तो लेयर्स के पैनल को मैं इसके ऊपर हम बड़ी डिटेल में पहले भी बात करते रहे हैं और हमने फोटोशॉप का लेयर का पैनल भी देखा हुआ है। ये बिल्कुल सिमिलर है, कुछ चीज़ें इसमें हैं जो कि आपको समझनी है। लेयर के पैनल को पहले मैं ओपन कर लूँ यहाँ से और मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे आउटर साइड पे ले आता हूँ, ठीक है। तो इसमें देखें ये कैसे काम करेगा। मैं यहाँ पे एक ले रहा हूँ सर्कल और इसको हम कलर फिल कर देते हैं यहाँ से स्वॉचेस के पैनल से रेड। एक्चुअली इसका स्ट्रोक ऊपर की तरफ है तो ये स्ट्रोक पे अप्लाई हो रहा है। मैं इसको यहाँ पे स्वैप कर लेता हूँ और इसकी मैं एक और कापी ले रहा हूँ, फिर कंट्रोल डी से मैं इसकी मज़ीद कापी जनरेट कर रहा हूँ। मैं हर एक के ऊपर डिफरेंट कलर अप्लाई करूँगा ताकि ये फिल को ऊपर लाएंगे, ठीक है। जस्ट हम इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। चलो सबके ऊपर डिफरेंट कलर्स हैं तो देखिए इसका स्ट्रैकिंग ऑर्डर आपने यहाँ पे जैसे ही आपको नज़र आ रहे हैं, सबसे ऊपर ये है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे भी ये नज़र आ रहा होगा।
और इसी तरह से जैसे ये नीचे ब्लू है, फिर ग्रीन है, फिर ये येलो है, उसी तरह से उसके ऊपर आ रहा है। एक चीज़ लेयर पैनल में आप नोट करें कि जो ऑब्जेक्ट आप सेलेक्ट करते हैं उसके साथ ही यहाँ पे इस साइड के ऊपर क्या होता है कि आपको एक ब्लू कलर का एक छोटा सा वो इंडिकेशन आ जाती है, एक स्केयर बन जाता है, इंडिकेट सिलेक्टेड आर्ट, क्लिक टू सिलेक्ट। आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करें तो भी ये हो जाएगा, और अगर आप इसकी जगह पे यहाँ पे आके अगर आप क्लिक करते हैं तो भी इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्टेड है जाहिर आप एडिटिंग उसी के ऊपर करेंगे। दूसरा ये हाइड करना और ऑब्जेक्ट को विजिबल करना और इनविजिबल करना ये आप यहाँ से कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करना चाहें लेयर्स को, फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल लेयर्स को, तो उसकी सिलेक्शन का तरीका भी वही है जो हमने उधर से देखा था। एक को सिलेक्ट करें कंट्रोल होल्ड करके, फॉर एग्जाम्पल मैं कंट्रोल मैंने होल्ड किया हुआ है, दोबारा से बताता हूँ। एक लेयर सेलेक्ट की, कंट्रोल होल्ड किया और फिर दूसरी पे क्लिक किया तो ये दो सिलेक्टेड हो गई हैं। अब अगर मैं इसको मूव करूँगा तो ये दो लेयर सिलेक्टेड हैं, तो इनको अगर हम मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से, सॉरी इन दोनों को सिलेक्ट करके ये जो नीचे वाली दोनों है मैं यूँ ड्रैग करके इनको ऊपर ले जाता हूँ, सबसे ऊपर। ठीक है, तो आप देखेंगे कि वही जो नीचे थी पहले, जो हमारे पास रेड और येलो का कॉम्बिनेशन था, वो अब यहाँ पे स्टैक में क्या सबसे ऊपर आ गया, येलो सबसे ऊपर है और रेड देखें येलो के नीचे है, बाकी वो सबके ऊपर है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, मल्टीपल लेयर्स का भी और एक एक लेयर का भी चेंज कर सकते हैं। दूसरा इसमें यह है कि आप लेयर्स को यहाँ पे रीनेम कर सकते हैं। आप डबल क्लिक करें लेयर के ऊपर, यहाँ से आप इसको चेंज कर लें। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके कलर्स के मुताबिक, ये पिंक है और ये ब्लू है, इसके अलावा ये ग्रीन है, साथ ही इसमें ये रेड है। ठीक है, आप इनको रीनेम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अपनी ज़रूरत के मुताबिक, जैसे आप इसको करना चाहें। ठीक है, तो ये इसका रीनेम प्रोसेस होगा। दूसरा इसमें ये है कि इसको आप लॉक कर सकते हैं। अगर किसी लेयर के ऊपर आप काम, इवन कि आप पूरी पूरी लेयर को भी लॉक कर सकते हैं और उसके ऊपर जो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको भी आप लॉक कर सकते हैं। लॉक करने से क्या फ़ायदा होता है कि मैंने जब ये शुरू में जब स्टार्ट की क्लास तो मैंने इसको टेक्स्ट को लॉक किया था, क्योंकि जस्ट मुझे ये सामने रखना था कि हमने टॉपिक कौन से पढ़ने हैं और इसका भी इतना रोल नहीं था। क्या तरीका लॉक करने का, सिलेक्टेड है, यहाँ पे आके आप इसको क्लिक करें तो ये लॉक हो जाएगा। लॉक होने के बाद क्या होगा कि ये अपनी पोजीशन पे फिक्स है, ना तो ये एडिटेबल है और ना हम इसके ऊपर कोई और वर्किंग कर सकते हैं। ये यूजली हम तब यूज़ करते हैं जब हमने कोई ऑब्जेक्ट फाइनल डिज़ाइन में बना ले होते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी डिज़ाइनिंग प्रोसेस के दरमियान ये डिस्टर्ब ना हो और अपनी जगह इसकी जो है वो स्टेबल रहे, तो फिर हम उनको लॉक कर देते हैं ताकि बाद में इसको हम ले सकें। जैसा कि हमने लोगो ट्रेसिंग के ऊपर भी देखा था कि हम नीचे वाले को टेम्पलेट बना लेते हैं, लॉक कर लेते हैं, उसकी ओपेसिटी डाउन कर लेते हैं। तो ये चीज़ भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। मल्टीपल कर सकते हैं आप, जितने भी आप लॉक करना चाहें। देखें ये जो यहाँ पे लॉक हैं, अगर मैं सिलेक्ट करूँगा तो जो अनलॉक ऑब्जेक्ट हैं वो सिलेक्ट हुए, बाकी नहीं हुए। ठीक है, तो इसके साथ ही यहाँ पे मज़ीद है कुछ सेटिंग्स, उनको भी हम देख लें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये येलो कलर ऊपर रखता हूँ और इन दोनों को इकट्ठा सेलेक्ट करता हूँ। तो सेलेक्ट करने के अलावा यहाँ पे हमारे पास आ जाती हैं कुछ सेटिंग्स। ये सर्च का लोकेट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन है, और अगर मैं इसको यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला ऑब्जेक्ट लिया, सॉरी इसको ग्रीन वाले को, ठीक है, और अगर मैं लोकेट वाले बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे वो फ़ौरन से लेयर के फॉर एग्जांपल इसको हम कोलैप्स कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो हम कोई भी सिलेक्ट करेंगे वो सिलेक्ट तो होगी लेयर, बट हमें पता नहीं चलेगा वो कहाँ पे है। तो जब हम काम कर रहे होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा लेयर बन जाती हैं, यानी कभी हमने टेक्स्ट लिखा होता है, कभी कुछ लिखा होता है, सब लेयर्स की बहुत ज़्यादा इसमें एक रेंज होती है। तो अगर हम लोकेट के बटन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें फ़ौरन से वो उस लेयर पे ले जाएगा जहाँ पे वो लोकेटेड है। इसका आप चेंज भी कर दें सीक्वेंस, तो देन भी मैं इसको कोलैप्स कर रहा हूँ, ये इसको लोकेट करके बता देगा कि ये लेयर आपकी यहाँ पे पड़ी हुई है। दूसरा इसमें कुछ इसके मेन्यू में सेटिंग्स हैं, वो एक तो पैनल ऑप्शंस हैं, यहाँ पे आके आप इसको जो आपका रो साइज है उसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लार्ज करता हूँ तो ये देखें ये थंबनेल आपको बड़े दिखना शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा आप यहाँ से आके इसको थंबनेल्स आपको लेयर्स के नज़र आए या टॉप लेवल ओनली नज़र आए, ये भी कर सकते हैं। ग्रुप्स आपको दिखने चाहिए, ऑब्जेक्ट्स दिखने चाहिए, ये भी सारे आपके पास
है फॉर एग्जाम्पल टॉप लेयर है, तो टॉप लेयर पे क्या होता है कि वो आपको सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे दिखा रहा होता है एक ही लेयर के ऊपर कि कितने इसके ऊपर मौजूद हैं। इसके अलावा हम पैनल ऑप्शंस में इसको अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट ये ऐसे होता है, अब इसको ऐसे रहने दें तो ये बेटर है। दूसरा इसमें और है यहाँ पे सब लेयर है, डुप्लीकेट लेयर मतलब कॉपी करना लेयर को, तो ये कॉपी आपने वैसे भी सीखा हुआ है, आप ऑब्जेक्ट को ड्रैग करें और यहाँ से आप आल्ट प्रेस करें कॉपी हो जाता है। बट अगर आप यहाँ से फोटोशॉप की तरह इसको ड्रैग करके यहाँ पे करेंगे तो भी ये कॉपी हो जाएगा, और इवन कि इसको ड्रैग करके यहाँ से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। बट ये काम आप वैसे भी इसको जस्ट सेलेक्ट करें और कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करें, ये हो जाता है। इसके साथ ही और इसमें जो ऑप्शन है उनको भी हम देख लें। मेक रिलीज क्लिपिंग मास्क, अगर दो ऑब्जेक्ट आपने एक के ऊपर एक रख लें, फॉर एग्जाम्पल ये इकट्ठे सेलेक्ट करें, इधर आ जाएं तो यहाँ पे है, इसलिए इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और इसको मैंने सेलेक्ट किया, तो क्लिपिंग मास्क यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा। उसकी रीज़न ये है कि हमें कुछ दो सीक्वेंस वाले इकट्ठे ऑब्जेक्ट लेना होंगे। लेट्स सपोज मैं ये ले लेता हूँ, ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये नीचे है और रेड ऊपर है। इन दोनों को सिलेक्ट करें और देन यहाँ पे आके हम देखें तो एक्चुअली ये क्यों नहीं कर रहा है, इसको क्लिप नहीं कर रहा है। एक सेकंड, इसके ऊपर राइट क्लिक करें और मैं यहाँ पे यूँ ऐसे कर रहा है। अच्छा, बट इसमें ये फीचर यहाँ पे भी मौजूद होता है कि हम इसमें कर सकते हैं, बट पता नहीं क्यों इसमें डिसेबल्ड है अभी। अच्छा, साथ ही इसके ऑप्शन है हमारे पास, ग्रुप करके भी देख लेते हैं, मे बी इसमें ये वर्क करे। फॉर एग्जांपल मैं कंट्रोल जी कर लेता हूँ और देन फिर हम इसको, देन इसमें नहीं ऑप्शन नहीं आ रहा। चलें इसको हम देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, इसके साथ ही एक मसला और है, वो मसला ये है कि अगर हमें फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे काम किया, हमने ये सारा जो भी इसमें चीज़ें ड्रा की सारी इसमें रख ली, हम चाहते हैं कि यही सारी की सारी लेयर्स जो हैं वो फोटोशॉप में चली जाएं बिल्कुल इसी सीक्वेंस से, जैसे ये हमने यहाँ पे रखी हुई हैं डिफरेंट तरह की ऑब्जेक्ट। यानी हमने डिज़ाइन तो हमने यहाँ पे किया, बट हम चाहते हैं कि वहाँ पे जाके ये फोटोशॉप में भी हम इसके ऊपर कोई काम कर सकें। तो उसके लिए तरीका क्या है, मैं इनका साइज थोड़ा बढ़ा रहा हूँ ताकि ये थोड़े विजिबल हो जाए। उसके लिए ये है कि आपने यहाँ पे जाना है राइट इसके मेन्यू में, और यहाँ पे आके आपके पास ऑप्शन आते हैं। मैं पहले लेयर्स को सिलेक्ट करूँगा, ये नीचे वाली जो सब लेयर्स हैं उनको सिलेक्ट किया है हमने। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रिलीज टू लेयर सीक्वेंस और रिलीज टू लेयर बिल्ड। पहले मैं इसको बिल्ड के ऊपर करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, बिल्ड पे ऊपर मैंने क्लिक किया जैसे ही, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये लेयर्स बिल्कुल अलग अलग हो गई हैं, ठीक है। बट मैं इसको ऑफ करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे वन बाय वन मैं इसको ऑन, ये लेयर ऑन है यहाँ पे, ये देखें एक ऑब्जेक्ट है, ये एक है, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये तीसरा है, और ये अलग अलग है सारे, ठीक है। मैं इसको दोबारा सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसको अब मैं कर रहा हूँ रिलीज टू लेयर्स बिल्ड। तो जैसे मैंने इसको रिलीज टू लेयर बिल्ड किया है, तो हुआ ये है कि इसने हर लेयर्स के ऊपर डिफरेंट तरह से वर्किंग की है। मैं इसको दिखाने के लिए आपको बताता हूँ। मैं सबको पहले हाइड कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। तो ये सब, ये ऊपर एक यहाँ पे ये लेयर है सबसे पहले, ठीक है। नीचे से हम स्टार्ट करते हैं। देखें इस लेयर के ऊपर क्या है, जस्ट टेक्स्ट पड़ा हुआ है। अच्छा, इसको मैं पहले ऑन रहने दूँ ऊपर, इसके ऊपर जस्ट टेक्स्ट है। बट इस लेयर के ऊपर क्या है, टेक्स्ट प्लस नीचे वाला जो सबसे नीचे वाले जो दो ऑब्जेक्ट थे पहले, वो इस लेयर के ऊपर है। इसी तरह से मैं अगर ये नीचे वाली लेयर हाइड कर देता हूँ अब, और इसको भी मैं हाइड कर देता हूँ। ऊपर देखें, इसमें क्या है, तीन ऑब्जेक्ट हैं, यानी कि टेक्स्ट, ग्रीन कलर का सर्कल और फिर येलो सर्कल। साथ ही इसमें ऊपर ये आ जाए तो ये मल्टीपल, यानी ये बिल्ड क्या बेसिकली करता है कि जितने सीक्वेंस में जो लेयर्स होती हैं उनका एक नए नए वो सब लेयर्स बना के डिफरेंट ग्रुप्स में ले जाता है कि आपको इसको कैसे यूज करना है। तो मैं इसको कंट्रोल जी कर रहा हूँ फिलहाल। मैं दोबारा से अब दूसरे आपके ऑप्शन को बताता हूँ। ऑलमोस्ट यस, यहाँ पे थे हम, ठीक है। तो इसको मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ और अब की बार मैं ये करूँगा रिलीज टू लेयर सीक्वेंस। अब जब ये रिलीज होगा, ये रिलीज हो चुका है कि नहीं, यस हो चुका होगा। तो ये अब डिफरेंट लेयर्स हैं। अब मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से क्या करूँगा, इसको ड्रैग करके आउटर साइड पे ले आता हूँ, ऊपर की जानिब, यानी यहाँ पे आपने ड्रैग करके यूँ ऊपर की जानिब इसको करना है, ऑलमोस्ट यहाँ पे। एक्चुअली ये बिल्ड, यस अब हुआ ये, ठीक है, पहले ये नहीं हुआ था।
तो इसको मैं अब सिलेक्ट करके क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ड्रैग करके ऊपर की जानिब लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे इस लेयर के साथ, यस यहाँ पे। तो जैसे हम इसको लेके आए हैं तो वो लेयर 1 जो है वो नीचे चली गई है और बाकी सारी लेयर्स क्या है ऊपर आ गई हैं। तो अब ये क्या है, ये एक डिफरेंट लेयर है। मैं नीचे वाली लेयर पे देखूं तो अभी कुछ भी नहीं है क्योंकि वो ब्लैंक हो चुकी है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। तो ये देखें अब हर लेयर के ऊपर एक एक सब लेयर है और उसमें एक एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। अब हम यहाँ से इसको जब सेव करेंगे फाइल को, मैं यहाँ से हम फाइल और इसको हम कर लेते हैं सेव एज, और इसको हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, बल्कि इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे, सेव एज नहीं करेंगे, फाइल एक्सपोर्ट, और इसको हम करेंगे एक्सपोर्ट एज, और यहाँ पे हम इसको रख लेंगे फोटोशॉप की फाइल यानी कि PSD फाइल। ठीक है, PSD फाइल रख के हम इसको सेव करते हैं और इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं कि फ्लैट इमेजेस हैं या वाइट लेयर्स अपीयर हो, तो फ्लैट इमेजेस पे ना कीजिएगा। इसमें क्या होगा कि वो उसको जस्ट वो जो भी आपकी जो एडिटिबिलिटी है वो कम हो जाती है इसमें। प्रिजर्व टेक्स्ट एडिटेबिलिटी, यानी टेक्स्ट लिखा हुआ है क्या वो फोटोशॉप में जाके भी एडिट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम एडिटेबिलिटी है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो एडिट हो सके। मैं इसको जस्ट ओके कर रहा हूँ तो ये फोटोशॉप फाइल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब इसको हम जाके यहाँ से ओपन कर लेते हैं। हम देखते हैं कि क्या ये फोटोशॉप में फाइल वहाँ पे अपीयर हो रही है या नहीं। सॉरी, यस ये वाली फाइल, हम इसको ओपन करते हैं फोटोशॉप में। ठीक है, इसको मैं नो कर देता हूँ यहाँ पे। अब देखिए वहाँ पे जैसे जैसे वहाँ पे लेयर्स क्रिएट हुई थी, सेम यहाँ पे भी लेयर्स अलग अलग यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मौजूद हैं। और इवन कि अगर मैं टेक्स्ट की बात करूँ तो अगर मैं इसके नीचे एक और लेयर ले लेता हूँ, यहाँ हम इसको डिलीट करते हैं यहाँ से, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सॉलिड कलर की लेयर कोई। ठीक है, ब्लैक है, चलें इसको हम नीचे कर देते हैं इस जगह पे। और इस टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो इसका कलर चेंज करें ताकि पहले तो ये विजिबल हो, एडिटेबल, यस ये देखें यहाँ पे विजिबल है। और अगर हम टाइप टूल से आके इसके ऊपर देखें तो इसको हम टोटली एडिट भी कर सकते हैं, इवन कि इसका फॉन्ट स्टाइल सारा कुछ हम इसमें चेंज कर सकते हैं। तो ओके, आपको ये समझ आ गया होगा कि हम किस तरह से जो फोटोशॉप में लेयर्स को लेके आ सकते हैं। देन लास्ट पे हमारा जो टॉपिक है वो है पाथ मेन्यू। तो पाथ मेन्यू और आर्टबोर्ड टूल है। ठीक है, चलें इसको मैं यहाँ पे पाथ मेन्यू हम डिस्कस कर लेते हैं, आर्टबोर्ड टूल को हम नेक्स्ट क्लास पे ले जाते हैं। तो पाथ मेन्यू को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं आज। पाथ मेन्यू कहाँ पे आपको मिलेगा, इसमें इतना ज़्यादा है नहीं, बट ये समटाइम बड़ा यूज़फुल होता है। तो जब मैं समटाइम लोगो डिज़ाइनिंग कर रहा होता हूँ तो इसमें ये मुझे बहुत यूज़फुल होता है। हमने जब रिस्ट वॉच बनाई थी तब हमने इसको एक बार यूज़ किया था। तो पाथ मेन्यू यहाँ पे अवेलेबल है, इसमें सारे ऑप्शन हैं, मल्टीपल ऑप्शन हैं, इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ज्वाइन है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दोबारा से इसको ज़रा देख लेते हैं। ज्वाइन एवरेज, तो फर्ज करें हमारे पास एक लाइन है यहाँ पे इस तरह से, इसके अंदर हम फिल ऑफ कर देते हैं और इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे यूँ कर लेता हूँ। ठीक है, इसकी मैंने यहाँ पे ले ली एक, यहाँ से आके कॉपी लेके हम इसको यहाँ से कर लेते हैं रिफ्लेक्ट। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मुझे ये क्या करना है कि यहाँ से इसको ज्वाइन करना है। ठीक है, इसको मुझे यहाँ से ज्वाइन करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं। मैं देखें ये दो अलग अलग पॉइंट्स हैं, मैं इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से लेके यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो देखिए दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं और जिनको हम चाहते हैं कि अब ये आपस में क्या हो जाए, ज्वाइन हो जाए। तो इसका तरीका ये है कि अगर मैं यहाँ से राइट क्लिक करूँ और यहाँ पे हम ज्वाइन के ऊपर आ जाएं, तो ज्वाइन को जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये देखें यहाँ से ये इसने क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया, जो दरमियान में पाथ यहाँ पे ब्रेक हुआ था उसको उसने फिल कर दिया। तो ये काम हम यहाँ से जाके पाथ मेन्यू में भी कर सकते हैं, पाथ और देन ज्वाइन। शॉर्टकट की इसकी कंट्रोल जे है, कीबोर्ड से कंट्रोल जे प्रेस करें ये तो भी पॉसिबल है। दूसरा इसमें ऑप्शन है एवरेज का। एवरेज बेसिकली क्या करता है कि मैं यहाँ पे एवरेज को समझाने के लिए आपको यहाँ से एक गाइड लेके आऊँगा यहाँ पे दरमियान में। ठीक है, ताकि आप देख पाएँ कि ये किस तरह से उसने काम किया। ठीक है,
और इसके लिए मैं पहले तो इन तीनों चीज़ों को सिलेक्ट करके यहाँ से अलाइन कर लेता हूँ। सॉरी, इसको हम कर लेते हैं पहले लाइन टू सिलेक्शन, और देन हम इसको पहले हम ये चीज़ देख लें कि हमारी गाइड लॉक तो नहीं है, जस्ट नहीं लॉक। तो मैं इसको अलाइन कर लेता हूँ। तो ये गाइड भी क्या होगी कि वो इसके मुताबिक ही अलाइन हो जाएगी, बट ये कुछ इस तरह से कुछ हो गया। चलें, इसको मैं वापस करता हूँ, आ जाएगी समझ आपको वैसे भी। तो गाइड यहाँ पे सेंटर में ऑलमोस्ट हमने अंदाजे से रख लिया। तो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, और इसके ऊपर अब हम क्या कर रहे हैं, राइट क्लिक करके यहाँ पे हम इसको करेंगे, गाइड को पहले लॉक कर लेंगे, ये डिस्टर्ब कर रही है, लॉक गाइड, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, 2 पॉइंट सेलेक्ट किए, राइट क्लिक किया, और यहाँ पे है एवरेज। एवरेज से क्या होगा कि अगर हम बोथ करेंगे तो वर्टिकली हॉरिजॉन्टली उसको दोनों तरह से ये एडजस्ट करेगा। तो मैं पहले अभी इसको करता हूँ हॉरिजॉन्टली, और इसको मैं करता हूँ ओके। तो इसके ऊपर देखें कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि हॉरिजॉन्टली इसके ऊपर अभी एवरेज नहीं निकलेगी। मैं इसको दोबारा करता हूँ एवरेज वर्टिकल, देन मैं इसको ओके करता हूँ। तो देखिए क्या हुआ कि दोनों जो पॉइंट्स हैं अपनी अपनी जगह छोड़ के सेंटर पॉइंट पे आ गए। गाइड चूंकि हमने अंदाजे से रखी थी तो वो इस तरह से अपीयर हो रही है। और अगर हम इसको बोथ करते हैं तो उसका रिजल्ट कुछ डिफरेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पॉइंट को थोड़ा ऊपर कर देता हूँ और इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, और इसको मैं लेके आता हूँ यहाँ पे इस तरह से सेंटर में, और एक गाइड मैंने और ले लिया। तो आप देखेंगे कि क्या होगा कि अगर हम बोथ एवरेज लेंगे तो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स लेफ्ट एंड राइट साइड से भी एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, और अपर एंड बॉटम साइड से भी, यानी टॉप एंड बॉटम से भी एक दूसरे को अप्रोच करेंगे। एवरेज और आपकी बार हम बोथ कर रहे हैं, ओके करते हैं, तो ये देखें वो उस सेंटर पॉइंट पे इकट्ठे हो गए। तो इसके बाद हम बाद में इसको कंट्रोल जे करें तो ये ज्वाइन हो सकता है, या जैसे हम बाद में राइट क्लिक करके ज्वाइन किया था, अभी देखें एक पॉइंट बन गया। एवरेज लेके हम इसको यूं भी कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से मैं इसको गाइड्स को सारा कुछ यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। देन हमारे पास पाथ मेन्यू में और क्या चीज़ें हैं। अच्छा, ये है आउटलाइन स्ट्रोक। ये क्या करता है कि आउटलाइन स्ट्रोक है तो स्ट्रोक को आउटलाइन में चेंज करना, जैसा कि हमने पीछे अभी बनाया था। चलिए मैं यहाँ पे सर्कल ड्रा कर रहा हूँ, और सर्कल बेसिकली क्या है कि इसको हम रिसाइज कर लें। ये देखें, यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिएगा, मैं जैसे ही इसको क्या करता हूँ, इसको मैं रीसाइज करता हूँ, तो रीसाइज करने में देखें ये क्या हुआ, सर्कल ही खत्म होगा। यानी कि स्ट्रोक की जो वैल्यू है वो स्टेबल रहती है अपनी जगह पे, जो भी हमने रखी होती है, ठीक है। तो इसके दरमियान में एक ये छोटा सा कुछ नजर आ रहा है, इसको मैं डिलीट कर दूं, ठीक है। देखिए स्ट्रोक कितनी है, 20 पॉइंट। साइज बड़ा हो जाए तो लगेगा स्ट्रोक बहुत कम है, बट है तो वो 20 पॉइंट्स ही है, बट चूंकि इन साइड में जो एरिया है वो ज्यादा हो गया इसलिए ऐसे है। कम करेंगे तो वो एक दूसरे को ओवरलैप कर जाती है 20 पॉइंट्स, ठीक है। इस काम को अवॉइड करने के लिए हमने एक चीज सीखी हुई थी, अगर हम यहाँ से इसको ये कर दें कि स्केल स्ट्रोक एंड इफेक्ट्स, तो फिर अगर हम इसको स्केल डाउन करेंगे तो क्या होगा कि स्ट्रोक ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाती है जैसे हम इसको कम करते हैं। देखें 7 पॉइंट्स पे आ गई है। एक तरीका ये था। दूसरा ये था कि हम इसको ना करें, हम क्या करें, इसको पकड़ के यहाँ से ऑब्जेक्ट और इसको एक्सपैंड कर दें। एक्सपैंड में हम इसको फिल एंड स्ट्रोक दोनों कर दें। अब देखें ये क्या हुआ कि ये अब स्ट्रोक वाला इफेक्ट इसके ऊपर नहीं है। ये देखें ये खत्म हो गया यहाँ पे। अब इसकी स्ट्रोक कम ज्यादा नहीं हो सकती, बट इसको हम स्केल डाउन करेंगे या अप करेंगे तो ये प्रोपोर्शनली इसके साइज में चेंजेस आएंगी। जितना छोटा करेंगे तो देखें बिल्कुल आपको बारीक सी उसमें वो लाइन नजर आ रही है। तो इसी काम को हम यहाँ से मैं वापस कंट्रोल जी कर रहा हूँ और इस स्ट्रोक पे वापस आ गया हूँ। ऑब्जेक्ट में जाएं, पाथ, और यहाँ से करते हैं आउटलाइन स्ट्रोक। ये देखिए वही काम यहाँ पे भी हो रहा है। तो जैसे आपको अच्छा लगे आप इसको कर सकते हैं। पाथ, उसके बाद ऑफसेट पाथ क्या होता है। ऑफसेट पाथ बड़ा ही जबरदस्त फीचर है। इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक सर्कल ले लेता हूँ और एक इसके साथ हम ले लेते हैं रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल चले ले लेते हैं, ठीक है। और साथ ही हम इसके ले लेते हैं एक और रेक्टेंगल, देन हम यहाँ पे ले लेते हैं, चलें कुछ भी हम इसमें जस्ट वो ड्रा कर दी कोई भी शेप रैंडमली मैंने। इसको हम अलाइन कर लें पहले, ये अलाइन हो गई हैं, और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से पाथ फाइंडर से ज्वाइन, सिंगल शेप बन गई है। अच्छा देखें इसमें ये जो शेप है ना, इसमें अगर मैं इसको कॉपी करने के बाद, ठीक है,
कुछ इसमें अगर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और अगर मैं इसकी कंट्रोल सी कंट्रोल एफ से कॉपी लेता हूँ तो वो उसी जगह पे प्लेस हो जाती है कॉपी। और इसको अगर मैं स्केल डाउन करता हूँ तो ये देखें ये मसला है, ठीक है, कि ये प्रोपोर्शनली उसके साथ वो एडजस्ट नहीं हो रहा जो भी हमने शेप बनाई हुई है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कोई सर्कल ड्रा करता हूँ एलिप्स टूल से, इसकी अगर मैं कंट्रोल सी कंट्रोल एफ से कॉपी लेता हूँ, उसी जगह पे पेस्ट कर दिया हमने, तो ये देखें हर साइड से एक ही जैसा यहाँ पे अपीयर हो रहा है उसका जो डिस्टेंस है। बट इरेगुलर शेप्स जो होती हैं, जैसे कि ऊपर मैंने एक शेप इरेगुलर बनाई है, इसमें ये मसला होगा कि आप इसको नहीं कर सकेंगे। अब जैसे इसको करेंगे तो ये कुछ इस तरह का आपको इफेक्ट देगा। कंट्रोल सी कंट्रोल एफ और ये देखें यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है। इसको हल करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम सिंपली शेप को सिलेक्ट करें और ऑब्जेक्ट में जाएं, पाथ और ऑफसेट पाथ। ऑफसेट पाथ में आप इसका प्रीव्यू ऑन कर लें और इसकी वैल्यू आप जितनी कम ज़्यादा करेंगे, ये देखें यहाँ से प्रोपोर्शनली उसके मुताबिक वो उसके बॉर्डर को फॉलो करेगा और उसकी वैल्यू जो है वो कम ज़्यादा हो रही होगी, ठीक है। तो ये देखिए इसमें बहुत ज़्यादा आपने कम वैल्यू कर दिया तो वो उस पाथ को उसने छोड़ दिया हुआ, क्योंकि उसके वो बिल्कुल हमने स्मॉल वैल्यू उसकी ले लिया। तो बड़ा ही ये यूज़फुल फीचर है। आप इसकी मदद से डिफरेंट तरह के पाथ के इन साइड में पाथ ले सकते हैं प्रोपोर्शनली। तो ये इसका यूज़ है। साथ ही इसके आगे अगर हम देखें तो पाथ मेन्यू में हमारे पास जो ऑप्शन है वो है, कौन सा ऑप्शन है इसके, रिवर्स पाथ डायरेक्शन। तो रिवर्स पाथ डायरेक्शन कैसे काम करता है, इसके लिए ये है कि हमारे पास ऑप्शन है, अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं पेन टूल, पेन टूल की मदद से हमने कोई रैंडमली एक पाथ ड्रा कर दिया और इसकी स्ट्रोक बढ़ाते हैं यहाँ से और इसके ऊपर हमको यहाँ से आके अप्लाई कर देते हैं प्रोफाइल। लेट्स सपोज ये प्रोफाइल हमने ऐड कर दिया, ठीक है। और बल्कि प्रोफाइल के साथ हमारे पास ये एरोज अप्लाई कर दें, देन फिर हम कुछ ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ये यहाँ पे, ठीक है। अच्छा देखें ये मैंने इसको बना लिया। तो बेसिकली ये क्या करता है कि अगर देखें इस तरफ ये एरो है और पीछे की तरफ जो है ना वो एक कॉर्नर यानी स्मूथ यहाँ पे शार्प एक एज है। अगर हम यहाँ पे जाते हैं इसमें स्ट्रोक के पैनल में और यहाँ से आके इसको एक बटन है यहाँ पे ये वाला स्वैप स्टार्ट एंड एंड एरो हेड्स, अगर मैं इसको स्वैप करता हूँ तो देखें क्या होगा कि वो दूसरी तरफ यहाँ पे चला जाएगा। बट अगर मैं यही काम यहाँ पे आके ऑब्जेक्ट पाथ मेन्यू में आके करता हूँ रिवर्स पाथ डायरेक्शन, तो सेम वही चीज अप्लाई हो रही है। बट इसमें फायदा ये हुआ है कि ये शार्प एज ही यहाँ पे क्या हुआ कि वो रिप्लेस हुआ, कि इसने टोटली जो भी इफेक्ट्स भी अप्लाई हुए होते हैं उनको भी ये रिवर्स कर देता है। बट ये चीज वहां पे डिफरेंट तरह से शो हो रही थी। अगर मैं यहाँ पे आके स्वैप करता हूँ स्ट्रोक के पैनल में तो ये देखें ये इधर इसको दोबारा से वो उसकी जो ओरिजिनल 40 पॉइंट्स की जो विड्थ है उसमें इसको ये चेंज कर देता है। तो ये चीज़ अगर हम वहाँ से करें तो ये ज़्यादा इजीली हो सकती है। उसके साथ ही अगर हम मज़ीद देख लें तो सिंप्लीफाई है। सिंप्लीफाई बेसिकली क्या करता है कि आपका कोई भी आपने पाथ बनाया हुआ है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यूँ रैंडमली कोई पाथ बना लेता हूँ, ये ले, ठीक है। तो इसको अगर हम सिलेक्ट करके यहाँ पे जाते हैं ऑब्जेक्ट और पाथ पे जाते हैं, यस बुशरा आपने हैंड रेज किया हुआ, चलें ठीक है आई थिंक आपने। अच्छा इसको सिलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट पे जाएं, पाथ, और इसको हम कर लेते हैं सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने से क्या होगा कि आप इसको प्रीव्यू ऑन कर लें। तो देखें मैं इसको पहले बंद करता हूँ, ये देखें प्रीव्यू ऑन, ये क्या करेगा कि आप इसको अगर आप इसकी प्रोसीजन यहाँ पे बढ़ाएंगे तो पाथ को क्या करेगा स्मूथ करना शुरू कर देगा। एंगल थ्रेशोल्ड भी आप बढ़ाएं तो इससे भी आपको एंगल आपका 180 डिग्री पे आ गया। और अगर आप इसको यूं बिल्कुल जीरो पे रखते हैं तो ये स्मूथ होगा यहाँ पे, ठीक है। तो शो ओरिजिनल कर लें तो आपको ओरिजिनल भी आपको नजर आएगा। मैं इसको अगर आपको दिखा सकूं कि कितना इसमें चेंजेस आ रही हैं, ओरिजिनल पाथ की निस्बत जो दूसरा है वो कितना चेंज हो रहा है। स्ट्रेट लाइन करनी है स्ट्रेट कर ले, फिर वो स्मूथनेस खत्म हो जाएगी। तो सिंप्लीफाई बेसिकली क्या करता है कि आपको ये बता रहा होता है कि पहले आपके जो पॉइंट्स थे वो 11 थे, तो अगर प्रिसीजन कम करेंगे तो आपको इस तरह से नजर आएगा। तो अभी आपके पॉइंट जो है वो 6 हो गए हैं। और शो ओरिजिनल करने से आपको नजर आ रहा है कि ओरिजिनल जो लाइट सा येलो कलर आपको नजर आ रहा है ये ओरिजिनल कलर शो कर रहा है। और इसको हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कितना इसने इसको सिंप्लीफाई किया। 100% पे ये कम करें, इसको पॉइंट्स कम होते जाएंगे और ये
सिंप्लीफाई होता जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंट तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो इसका इतना ही यहाँ पे रोल है। दूसरा इसके अलावा यहाँ पे है हमारे पास ऑप्शन ऐड एंकर पॉइंट्स, रिमूव एंकर पॉइंट्स और डिवाइड ऑब्जेक्ट्स बिलो। तो इनको भी हम देख लें। फॉर एग्जाम्पल हमने एक ले ली यहाँ पे रेक्टेंगल, ये हमने एक रेक्टेंगल ले ली और इसको अगर हम इसके साथ आगे देखें, ये हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। तो इसके साथ अगर हम देखें तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स यहाँ पे विजिबल है, 1 2 3 और 4। अच्छा, ये हमारे पास एक मसला है, इसको ज़रा हम समझ लेते हैं। देखें यहाँ पे, देखें ये हुआ क्या कि कुछ काम करते वक्त ना हमारे कुछ पॉइंट्स रैंडमली यहाँ पे हमसे लग जाते हैं। ये देखें एंकर पॉइंट है ना, इसके साथ कोई पाथ है, जस्ट ये अकेला ही यहाँ पे घूम रहा है। तो यही पाथ मेन्यू में यहाँ पे एक फीचर है, हम उसको पहले समझ लेते हैं। ये देखें, ये एक एंकर पॉइंट है, यहाँ पे ये मौजूद है, इसके ऊपर ये स्ट्रोक भी अप्लाई हुआ होगा। तो अगर हम यहाँ पे आके देखें, मैं कंट्रोल वाई करता हूँ, ये देखें आपको क्रॉस की शक्ल में नजर आ रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट मौजूद है। मैं कंट्रोल वाई वापस कर रहा हूँ। अब क्या करें, ऑब्जेक्ट, पाथ मेन्यू, और यहाँ पे देखें क्लीन अप कर दें इसको, ठीक है। क्लीन अप पे जाएं तो 3 ऑप्शन यहाँ पे हैं। स्ट्रे पॉइंट, ये स्ट्रे पॉइंट है जो अभी यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, ये इसका कोई पर्पज नहीं है, जैसे ये वैसे यहाँ पे पड़ा हुआ है। अनपेंटेड ऑब्जेक्ट, अगर किसी ऑब्जेक्ट में पेंट नहीं हुआ होता, जैसे लेट्स सपोज हमने क्लिपिंग मास्क बना के उसको रिलीज करते हैं, तो कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट बनता है जिसमें ना फिल होता है ना स्ट्रोक होता है, तो वो अनपेंटेड ऑब्जेक्ट होता है। तो समटाइम हम डिजाइन करते हो, अगर ऐसे ऑब्जेक्ट बहुत से हमसे रह जाते हैं, बाद में हम उसको चाहते हैं कि वो रिमूव हो जाए, तो हम ये क्लीन अप फीचर यूज कर सकते हैं। एम्प्टी टेक्स्ट बॉक्सेस भी हैं, मैं एक एम्प्टी टेक्स्ट बॉक्स भी यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने इसको बैक स्पेस किया और दोबारा आके ये टूल सेलेक्ट कर लिया, तो हमें बज़ाहिर लगा कि यहाँ पे कुछ भी नहीं अप्लाई हुआ, बट अगर हम देखें तो यहाँ पे एक एम्प्टी टेक्स्ट बॉक्स अपीयर हो गया हुआ है। तो मैं लेयर्स का पैनल ऑन कर लूँ यहाँ से। तो अगर आप देखें यहाँ पे, जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो इसके ऊपर, इस लेयर के ऊपर यहाँ पे ये इस जगह पे एक एम्प्टी टेक्स्ट बॉक्स जो है वो अवेलेबल है। तो इसको अगर हम यहाँ पे आके करते हैं, अब ऑब्जेक्ट, पाथ और क्लीन अप कर देते हैं, ओके करेंगे, तो आप देखें यहाँ से ये भी गायब और यहाँ से ये भी गायब। तो ये क्लीन अप इस सूरत में बड़ा यूजफुल हो सकता है। हम ये सीख रहे थे कि इसके अभी 4 पॉइंट्स हैं एंकर पॉइंट, ये वाले, ये अगर आप देख सकें तो, जिसको हम अलग तरह से शेप को मॉडिफाई कर सकते हैं। बट अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट में आके पाथ मेन्यू में आके इसको कर देते हैं ऐड एंकर पॉइंट। ऐड एंकर पॉइंट क्या करते हैं कि जितने भी एंकर पॉइंट्स होते हैं उनकी एवरेज निकाल के उनके सेंटर में मजीद एंकर पॉइंट्स ऐड कर देता है। जैसा कि आप यहाँ से देखें कि ये एक ऐड हो गया, उसके अलावा एक यहाँ पे ऐड हो गया बिल्कुल इनके सेंटर में, ठीक है। तो आप इसमें तरह तरह की जो शेप को बनाना चाहें तो आप इसमें बना सकते हैं, और बड़ा ही वो एक कह लें कि डिसिप्लिन में ये पॉइंट्स लगते हैं और एवरेज निकलती होती हैं। इवन कि मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट में जाके फिर से पाथ और इसको हम करते हैं ऐड एंकर पॉइंट, तो फिर देखें उनके दरमियान में फिर से एंकर पॉइंट यहाँ पे अप्लाई हो गया। तो एक चीज़ तो ये है। दूसरा ये है कि हम एंकर पॉइंट्स को डिलीट भी कर सकते हैं। तो डिलीशन बहुत ज़रूरी है एंकर पॉइंट्स की। इसको समझाने के लिए भी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये हम क्यों यूज़ करते हैं। मैं यहाँ से एक फाइल में एक लोगो डिज़ाइन किया था कल, तो उसके ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ। ये इजी, इसके अलावा ये वाला, अच्छा इसमें ये था कि ये जो हमारे पास है, इसमें मैं ये लोगो डिज़ाइन कर रहा था, हमारा ऑलमोस्ट ये वाला लोगो जो था ना वो फाइनल हुआ था बाद में एट द एंड। तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होती है कि जब आप डिफरेंट तरह से वर्किंग कर रहे होते हैं, आपके काफ़ी सारे पॉइंट्स, अजीब अजीब से पॉइंट्स यहाँ पे लग जाते हैं। तो मैं इसको दिखाता हूँ कि कहाँ पे मसले थे। यानी कि जब फाइनल हमने एंड प्रोडक्ट किसी को डिलीवर करनी होती है, तो उस तरह से हम इसको देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये पूरे जो डिज़ाइन है, तो इसमें देखें आपको ये क्या चीज़ नज़र आ रही है कि ये अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये यहाँ से यहाँ तक ये पाथ आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक। दरमियान में ये जो पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं आपको, ये वाले, ये एक्चुअली अननेसेसरी पॉइंट्स हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो
जो आपकी जो स्लोप है या जो आपकी शेप है वो स्मूथ नहीं होगी, यानी कि इसके दरमियान में कोई रिपल आ सकता है इन पॉइंट्स की वजह से। तो ये अननेसेसरी पॉइंट जब आप डिलीट करते हैं तो आपके जो डिज़ाइन है उसमें ज़्यादा कह लें कि खूबसूरती आ जाती है, वो बहुत अच्छा लगने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे लगा कि यहाँ पे ये 2 पॉइंट ये अननेसेसरी हैं, ठीक है। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। शिफ्ट की मदद से आप मल्टीपल पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं। ये भी सिलेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं ऑब्जेक्ट, पाथ, और हम कर देते हैं यहाँ पे रिमूव एंकर पॉइंट। तो आपने देखा कि ये पॉइंट्स रिमूव हो गए हैं। तो इनसे क्या फ़ायदा है कि अगर फॉर एग्जांपल, अच्छा मुझे यहाँ पे ये रिमूव करने की ज़रूरत पता क्यों पेश आई थी जब मैं इसको डिज़ाइन कर रहा था। अच्छा देखिए, इसमें मुझे क्यों ज़रूरत पेश आई थी, मुझे यहाँ पे ये करना था कि ये जो पॉइंट है ना ये वाला, ये मुझे यहाँ से इसको और इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे ये मुझे ड्रैग करके थोड़ा सा ना यूँ नीचे लेके आना था ऐसे, ताकि ये थोड़ा सा ये इस तरह से करना पड़े ना। तो मसला ये आ रहा था कि ये देखें यहाँ से ये कर्व जो है वो ख़राब हो गया क्योंकि इसके दरमियान में अननेसेसरी कुछ पॉइंट्स हैं। बट अगर मैं इनको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, फॉर एग्जाम्पल ये भी सिलेक्ट किया, ये भी सिलेक्ट किया और ये भी किया और ये भी सिलेक्ट किया, और यहाँ से हम ऑब्जेक्ट में जाके इसको कर देते हैं रिमूव एंकर पॉइंट। ये रिमूव हो गए। अब अगर मैं इन 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट करता हूँ तो अब देखिए मैं इसको जब नीचे लेके आऊँगा तो ये देखिए बड़ा वो प्रोपोर्शनली यानी उसके साथ हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये बड़ी आसानी से हम इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ रही होगी कि रिमूव करना क्यों ज़रूरी है। आसान तरीका है इस काम को करने का, आप यहाँ से लें ये वाला लासो टूल और जो पॉइंट्स आपको रिमूव करते हैं जस्ट उसके गिर से आप इसको ड्रैग करें अगर मल्टीपल पॉइंट्स हैं, और देन यहाँ पे आपको बटन नज़र आता है ये वाला रिमूव सिलेक्टेड एंकर पॉइंट्स, जस्ट क्लिक करें ये रिमूव हो जाता है। तो ये काम आप पाथ मेन्यू में जाके भी कर सकते हैं। साथ ही इसके है पाथ और इसके साथ है डिवाइड ऑब्जेक्ट ब्लो। ये भी बड़ा यूज़फुल है, इसको हम सम टाइम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, इसके साथ ही मैंने एक एलिप्स भी ले लिया। चले मैं इसको यूँ ले लेता हूँ, उसके साथ ही मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ इसके ऊपर यूँ इस तरह से, ठीक है। और लाइन को ही जस्ट सेलेक्ट रखना है और कुछ भी नहीं करना। ऑब्जेक्ट में जाएं पाथ और कर दें डिवाइड ऑब्जेक्ट्स ब्लू बिलो। तो जैसे ये आप करेंगे तो अब आप इसके ऊपर सिलेक्शन टूल के ऊपर आएँ तो आप देखें ये आपके ऑब्जेक्ट डिफरेंट पीसीज में बट गए हैं, ठीक है। तो आप बड़ी आसानी से ऑब्जेक्ट्स को कट कर सकते हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हों, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आपके नीचे पड़े हुए हैं, ये एक तरह से उसके ऊपर टोके की तरह चलेगा, उनको काट देगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्ट पाथ और स्प्लिट इनटू ग्रिड, यूजफुल फीचर अगेन फिर से। तो ये जो मैंने आपको लोगो अभी दिखाया ना रिसेंटली, ये मैंने ऐसे ही डिज़ाइन किया हुआ है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त इसमें आप कर सकते हैं काम। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी इसी का अगर मैं आपको स्केच बना के दिखाऊँ ना ये कैसे मैंने किया था, तो मैंने एक स्केयर लिया और ऑब्जेक्ट में गए और पाथ और देन इसमें हमने किया स्प्लिट इनटू ग्रिड। प्रीव्यू ऑन कर लें, इसमें आप जितनी रोज़ बनाना चाहें बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे जो मैंने ये चीज़ बनाई थी मैंने 6 रोज़ और 6 कॉलम से बनाई। ओके कर दें, बाकी चीज़ें मैं अभी बाद में बताता हूँ क्या है, मैं जस्ट इसको अभी ओके कर रहा हूँ। तो अभी देखें ये क्या हुआ कि जैसे ही मैं इसको देखता हूँ तो ये देखें ये अलग पीस है इसका, ये अलग है, ये अलग है, सारे टोटली डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो गए हैं। ये जितनी हमने रोज़ और कॉलम बनाए पूरी शेप उसमें स्प्लिट हो गई। सबको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे शेप बिल्डर पे जाके मैंने ये इसका पहले स्केच बनाया। वो कैसे बनाया, यहाँ पे मैंने इसको ले लिया यूँ इस तरह से, यूँ ऐसे। एक्चुअली ये नंबर साइन कॉन्सेप्ट था इसके बिहाइंड कि हमने नंबर साइन यूज़ करना था। ये मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैंने यहाँ से यूँ पकड़ा दरमियान से, इसको साइड पे किया और इन सब को मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। तो ये बेसिक जो स्केच था वो यहाँ पे बन गया। तो इसमें फर्दर ये था कि बाकी चीज़ें हमने बाद में इसमें जो वायर एडजस्ट किया था ये बाद में मैंने इसमें मॉडिफाई किया था। तो स्प्लिटिंग का यही यहाँ पे काम है। मैं यहाँ पे दोबारा आके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे कोई शेप ले लें, कोई भी ले लें किसी भी साइज़ की। तो ऑब्जेक्ट पाथ और स्प्लिट इनटू ग्रिड, प्रीव्यू ऑन करें और यहाँ से आप रोज और कॉलम को बढ़ा सकते हैं।
इसके नीचे एक फीचर है यहाँ पे, वो है यहाँ पे गटर का, इसका गटर खुद ब खुद ही बढ़ गया, इसको मैं 0 करता हूँ। ये क्या करता है कि आप इनके दरमियान में कोई ब्लैंक एरिया, यानी कि आप उसके में स्पेस रखना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने डिफरेंट तरह के पम्फलेट देखे होंगे, उनमें जब वो जो होते हैं रेस्टोरेंट होते हैं, वो अपनी जो उसमें डिशेज होती हैं उनको वो नाम लिखे होते हैं उन्होंने बॉक्सेस की शक्ल में कि हमारे पास ये डिशेज अवेलेबल हैं। तो इस तरह से हम इसको ये एक स्प्लिट की मदद से हम इसको कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको गटर को और थोड़ा बढ़ा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल गटर मतलब कि दरमियानी फासला कितने मिलीमीटर, जो भी आपका यूनिट होगा वो उसमें अपीयर हो जाएगा। तो लेट्स सपोज मैं इसको यूं करता हूँ और इसको यूं, इस तरह से, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो गटर से क्या हुआ कि अब आपका ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स तो हैं, बट ये दरमियान में डिस्टेंस एक अपीयर हो गया, स्प्लिट हो गया मेन ऑब्जेक्ट इसमें। फर्दर आप इस पे प्रोसेसेस करना चाहें, आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं ट्रांसफॉर्म में जाके ट्रांसफॉर्म ईच कर लेता हूँ, प्रीव्यू ऑन कर लें, मैं इसका एंगल रोटेट कर लेता हूँ, ठीक है, और एंगल रोटेट करके यहाँ से मैं इसकी कॉपी जनरेट कर लेता हूँ, जस्ट ये छोटा सा एक स्टाइल बनाने के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर आप डिफरेंट तरह की वो वैल्यूज़ को फिर प्लेस कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज इसको मैं ऊपर वाले सारे सिलेक्ट करके इसको ले जाता हूँ यहाँ पे सेंड टू बैक, अरेंज में जाके सेंड टू बैक, तो वो नीचे चला गया और ऊपर ये इस तरह से आ गया। तो ये थोड़ा सा था इसके हवाले से। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो आज की क्लास में इतना ही था। आर्टबोर्ड की कुछ सेटिंग्स रह गई हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप कर लें, देन फिर हम इसको वाइंड अप करें। टॉपिक्स जो हमने डिस्कस किए हैं मैं वेरी क्विकली ज़रा बता दूं कि ड्रा इनसाइड था, क्लिपिंग मास्क था, ओपेसिटी मास्क था, उसके अलावा ट्रांसपेरेंसी पैनल, देन फिर हमने अपीयरेंस पैनल, लेयर्स पैनल, पाथ मेन्यू और आर्टबोर्ड टूल मरा रह गया, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरह समझ आ गई होंगी। तो डिटेल में प्रैक्टिस कीजिए इन चीज़ों को, और जितने भी टूल्स हैं आपने इनको प्रैक्टिस करना है, इनके आपने वे को सीखना है कि कैसे ये यूज़ हो सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे डिटेल में सारे ये टॉपिक्स। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं इसको।